इस्लाम। जी बच्चों, लास्ट क्लास इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो वंस वी हैव इनफ इनटेक एक दो बातें करना चाहूँगा आपसे, जस्ट पेप टॉक। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इफ़ नीड बी हैव अ सेकंड क्लास। कुछ मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, गुड, विल वेट। बच्चे बहुत कम है फॉर द फाइनल क्लास, आई एम थिंकिंग मोर विल जॉइन। Ryan, I'll miss you guys as well. बड़ा मजे की रूटीन एक बन जाती है, एग्जाम्स के पास बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शन हो जाती है एंड एवरीथिंग, प्लस 2 years we spent together, so of course एंड इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी। आप लोग तो बॉयज का ग्रुप हो, जब दिल करे बताओ, विल प्लान आउट समथिंग, हैव लंच और समथिंग, सो नो वरीज एट ऑल। बल्कि रिजल्ट्स पे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके बेटे रायान, स्टॉप दैट। ऑलराइट, लेट्स सी ना। आइडल चैट प्लीज नहीं करना, प्लीज आइडल चैट आज नहीं करना। राइट, अभी बच्चे आ रहे हैं तो एक बार मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो है हम आपके क्वेश्चंस पे जाएंगे। मेरे ख्याल में इतने ही हैं, दो चार बाद में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो लेट्स मेक अ स्टार्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले बात बताइए, नहीं सुनिए मेरी बात, सॉरी। एमसीक्यूज के पेपर में P3 में इन पर्टिकुलर 90 to 95% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और वो बाय डेफिनेशंस होते हैं। उनको जो बच्चा मुश्किल कहता है ना, वो बच्चा होता है जिसकी रिवीजन नहीं है। तो इसलिए मैं पहले आपको ना कुछ की कॉन्सेप्ट जिन पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छे बच्चों को वो ऑलरेडी आते हैं, लेकिन जो बच्चे ज़रा थोड़ा रिवीजन में लैग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्लस आई मेड अ कमेंट yesterday which hurt some of my students, I retracted। मैंने जो नाम लेके लिए थे, guys forget it and think about the future। आप लोगों का बहुत अच्छा फ्यूचर और लग रहे हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले P3 में आपने बाय डेफिनेशन सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। गिव एवरी क्वेश्चन ड्यू टाइम, रीड द स्टेटमेंट अ फ्यू टाइम्स, फिर उसके बाद जो आंसर स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन में ही उसका लिंक अक्सर होता है कि क्या आपको आंसर देना है। तो मैं ज़रा क्विकली आपको चंद टॉपिक्स बता रहा हूँ। मैं यूनिट 1 कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें अक्सर इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन आता है या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का। तो एल ई एम यू की इक्वेशन आपको पता है, एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई अप टू एनी नंबर ऑफ गुड्स। अक्सर क्वेश्चन इसके राउंड अबाउट रोटेट करेंगे। या टोटल में से मार्जिनलिटी निकालनी होगी तो एक स्टेप पीछे जाके टोटल में से माइनस कर देना। मसलन सेकंड एप्पल खाया था, यूटिलिटी 18 थी, पहले से 10 थी, तो 18 में से 10 निकाले, 8 इज योर एडिशनल यूटिलिटी। ये मैं बस 5-7 मिनट होगा। फिर इंडिफरेंस कर्व के बारे में ज़रा सुन लीजिए। उसके इफेक्ट्स, प्राइस इफेक्ट, स्पेशली बच्चे उसको गलत करते हैं। प्राइस गिरे, तीनों गुड्स नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन, सबका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़े, तीनों का इफेक्ट नेगेटिव होता है। फर्क कहाँ आता है? इनकम इफेक्ट में। ठीक है, मसलन हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं, प्राइस गिरी, सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव, क्योंकि ये नॉर्मल गुड है, रियल इनकम बढ़ी थी, उसको हम और ज्यादा खरीदेंगे, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव। थैंक यू मुनीब खान इस्लाम। इसी तरह जब इंफीरियर आएगी, प्राइस में जब फॉल होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, लेकिन सब्स्टिट्यूशन उससे बड़ा होगा, ओवरऑल प्राइस इफेक्ट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। राइट। तीसरी चीज, गिवन गुड प्राइस गिरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, और क्योंकि वो बहुत इंफीरियर है, इतना नेगेटिव कि वो सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ प्राइस इफेक्ट को भी नेगेटिव कर देगा। प्राइस फॉल होगी, डिमांड का ऊपर जा रहा होगा, यानी हम कम खरीदेंगे। राइट। किसी को यहां तक को प्रॉब्लम? फिर आ गया जी हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का प्राइस राइज। प्राइस राइज हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों गुड्स का नेगेटिव होगा, हम कम खरीदेंगे, रिलेटिवली महंगी हो गई है। अलबत्ता इनकम इफेक्ट गिवन के और इंफीरियर के पॉजिटिव होंगे, नॉर्मल का नेगेटिव होगा। इंफीरियर का अगेन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट छोटा होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बीच में लगेगा, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम नई बजट लाइन पे। और हमेशा याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहली बजट लाइन पे ही शैडो बजट लाइन के साथ टेंजेंट होके पहले ही इंडिफरेंस कर्व के साथ बन रहा होता है।
दूसरी बजट लाइन पे इनकम इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर गिफिन गुड है तो उसके अंदर प्राइस राइज का सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, इनकम पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव कि वो टोटल सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ डिमांड कर्व को ऊपर ले जाएगा, प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगा। ये हो गया जी। कम आता है लेकिन इनकम चेंज का क्वेश्चन, उसमें पूरी बजट लाइन राइट पे शिफ्ट होती है, और हम अगला इक्विलिब्रियम देख के मालूम करते हैं कौन सी गुड नॉर्मल थी, कौन सी गिवन। हो सकता है दोनों नॉर्मल हो सकता है, सॉरी, नॉर्मल और इंफीरियर, हो सकता है एक नॉर्मल और एक इंफीरियर। नॉर्मल का कैसे पता लगेगा? हमारा आईसीसी नई नॉर्मल वाली गुड की तरफ जाएगा। जिनको ये आता है समझ आ रहा है, जिनको ना आए प्लीज मुझे बता दें। ओके ओके। अब मेरा बेटा आखिरी चीज, यूनिट वन की। यूनिट वन की आखिरी चीज ये है कि आपको कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है रैशनल कंज्यूमर के बारे में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एडवर्टीजमेंट से, इम्पल्स बाइंग से, दूसरों की सोच से मुतासर नहीं होता, अपना बेस्ट डिसीजन करता है और यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला है उसमें दो चार ही कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे ग्राफ, लेकिन दो चार ही मेन कॉन्सेप्ट हैं। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे क्यों आ रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और लॉन्ग रन में डिमिनिशिंग, सॉरी, शॉर्ट रन में नीचे क्यों आ रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और फिर ऊपर जा रहा है यू शेप में डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, ठीक है। एमसी कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को पहले नीचे कट करता है लोएस्ट पॉइंट पे, और एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके बाद, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है जो गिर रही होती है। सो एमसी जब एवीसी को कट करता है, एवरेज कॉस्ट उसके बाद भी गिरती रहती है, दोनों को नीचे से कट करता है, दोनों के लोएस्ट पॉइंट्स पे, लेकिन एवरेज कॉस्ट हमेशा बाद तक गिरती रहेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिर के फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एमसी जो है फिर जाके कट करेगा एसी को, ठीक है। लॉन्ग रन में कॉन्सेप्ट इसका इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। उसमें याद रखिएगा इंटरनल इकोनॉमीज में पांचों के नाम ले रहा हूं। आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी, लो रेट पे इंटरेस्ट मिलना, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना, सॉरी। उसके बाद जी बड़ी फर्म है तो बैंक्स उनको दे देते हैं, सेफ है बहुत। नंबर टू जी, रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं बड़े बिजनेसेस की, बहुत सारी मार्केट्स में ऑपरेट करते होते हैं, उनके डूबने का खतरा कम होता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। थर्ड हो जाता है जी टेक्निकल इकोनॉमीज, लेटेस्ट मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह लगा सकते हैं, फ्लो लाइन मशीनरी, तो वो हो गई टेक्निकल इकोनॉमीज, ठीक है। उसके बाद आ गई जी आपकी मार्केटिंग इकोनॉमीज। इसके तीन एंगल्स हैं, एक बल्क बाइंग पे डिस्काउंट, रॉ मटेरियल्स पे, कंपोनेंट्स पे। दूसरे नंबर पे उनकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, महंगा ऐड होता है लेकिन बहुत सारी सेल्स पे डिवाइड होके पर यूनिट कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की, प्रमोशन की बहुत कम हो जाती है। और लास्टली अपने व्हीकल्स, ट्रक्स ले लेते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम। ये तीनों मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आती हैं। आखिरी हैं जी मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल। ये क्या है? अच्छे मैनेजर, एचआर के, अकाउंट्स के, बहुत अच्छे मैनेजर्स हायर करते हैं जो हमारी कॉस्ट कम करते हैं, राइट। उसके बाद आ गई डिसइकोनॉमीज, दो ही है, मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज एंड लेबर डिसइकोनॉमीज। वो कई बार टेक्निकल डिसइकोनॉमीज या कहता है जी डाइवर्सिफिकेशन की डिसइकोनॉमीज, वो सारी इकोनॉमीज हैं, वो नहीं लेनी। सिर्फ मैनेजरियल यानी प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग एंड लेबर डिसइकोनॉमीज। लेबर बार बार एक काम कर करके स्पेशलाइज नेचर का बोर हो जाती है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, या फिर ट्रेड यूनियंस बना के वेज बढ़ाते हैं, उससे भी कॉस्ट बढ़ती है। ये हो गई इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या है? जब इंडस्ट्री बड़ी हो रही हो, इंटरनल फर्म के बड़े होने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर रही है। एक्सटर्नल है जब इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, यानी बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री में आ गई। कैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ रही हैं? वो लेबर वहीं पे आ जाएगी, स्किल्ड वाली ट्रेन लेबर, आपको बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट कम होगी। मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वाले छोटे छोटे बिजनेसेस जो आपके लिए बेल्ट्स वगैरह बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, नट्स बनाते हैं, वो आपके पास आ गया, आपकी कॉस्ट बची। आपने मिल के सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह लगा दिए, उससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हुई। सबका माल तेजी से निकला अच्छी सड़कों की वजह से। मिल के एडवर्टाइज कर सकते हैं, मिल के रिसर्च कर सकते हैं, ये सब एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। जबकि एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज क्या? लेबर की शॉर्टेज, स्किल्ड लेबर, इतनी फर्म्स हो गई कि वही स्किल्ड लेबर शॉर्ट हो गई, एवरेज कॉस्ट। अच्छा, इंटरनल इकोनॉमीज में यू शेप बनती है, जब तक नीचे आ रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब ऊपर जा रहा है डिस इकोनॉमीज सेंटर में, मिनिमम एफिशिएंट स्केल, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात हो रही है। जबकि आपका जो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज हैं और इकोनॉमीज, उनमें पूरा एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन वाला
यू शेप में ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ऊपर शिफ्ट हुआ तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर, तीन बातें इसके अंदर। फर्म्स शॉर्ट रन में कब तक कंटिन्यू करती हैं? जब तक उनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है उनके रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है या बराबर है, हम कंटिन्यू करेंगे। अगर लॉस भी हो रहा है क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो लेकिन वो ऑलरेडी लग चुकी हैं, तो उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे। तो फर्म शॉर्ट रन में कब तक कंटिन्यू करती है, शट डाउन नहीं करती, जब तक उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है। अलबत्ता जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आ गया आप बंद कर देंगे। एग्जिट कब करते हैं? लॉन्ग रन में, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से कम है या एवरेज कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है या एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। आपको 1 रुपए का भी नुकसान तो अब एग्जिट कर जाओ, क्योंकि अब फिक्स्ड एसेट्स को मशीनरी को रिप्लेस करने का टाइम है, नई लीज देने का टाइम है, नया इंटरेस्ट देने का, फिक्स्ड कॉस्ट दोबारा आ रही है, तो अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। आखिरी चीज इसमें अकाउंटेंट का प्रॉफिट और इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट, दोनों में फर्क क्या है? अकाउंटेंट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेता है, वेजेस, सैलरीज, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, रेंट वगैरह, लेकिन अकाउंटेंट दोनों कॉस्ट लेता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शामिल करता है अलॉन्ग विद वेजेस, सैलरीज एंड रेंट वगैरह। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल करता है, ओनर के टाइम की, ओनर का पैसा जो इन्वेस्ट होता है, इंटरेस्ट फॉर गॉन, एंड ओनर का जो टाइम इन्वेस्टेड है यानी वेज फॉर गॉन, ये दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल करता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट अकाउंटेंट के प्रॉफिट से कम होता है। एवरीवन क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। इसमें दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल है इकोनॉमिक्स वाली, ओनर्स वेज फॉर गॉन एंड ओनर्स इंटरेस्ट फॉर गॉन। एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। एंड लॉस व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। सबको ये बातें समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? सब नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट को ही बोलते हैं, जिसमें टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वापस आ रही है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन कॉस्ट। सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल है जब टोटल रेवेन्यू चाहे 1 रुपए से हो, टोटल कॉस्ट से ऊपर हो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ऊपर हो। सब नॉर्मल तो लॉस है, सॉरी मैंने नॉर्मल समझ लिया। सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल है लॉस, जब आपके टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है। थैंक यू साहब, तुम्हें क्लियर हो गया? अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर्स पे बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। कंटेस्टेबल मार्केट्स, ये कौन सी मार्केट होती है? कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक फर्म भी हो सकती है मोनोपोली और हजारों भी हो सकती हैं। जब गवर्नमेंट बैरियर्स टू एंट्री रिमूव कर दे, रिड्यूस कर दे, संक कॉस्ट वगैरह यानी इन्वेस्टमेंट वापस ना मिल सकना, ये चीज़ें हटा दे, लाइसेंसिंग आसान कर दे, तो वो मार्केट कंटेस्टेबल बन जाती है। उसमें चाहे मोनोपोली भी हो, कोई भी फर्म हो, वो कंपेटिटिवली बिहेव करेगी। अगर जीरो बैरियर्स हैं एंट्री के तो वो नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ कमाएंगे, अगर थोड़े से बैरियर्स है तो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा दें। ऑब्जेक्टिव्स की चीट शीट लिख लें, याद कर लें। मैं हर दफ़ा क्वेश्चन करवाता हूँ, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है MCMR की आउटपुट पे, लेकिन प्राइस बनती है डिमांड कर्व तक जाके, याद रखिएगा। वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहते हैं तो एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व के बीच का रेक्टेंगल बनाना है। MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR इज जीरो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, कि MR हमारा जीरो पे आ गया, आखिरी यूनिट से कोई पैसा नहीं आया तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड। इकोनॉमिक्स में हमेशा जब मार्जिनल जीरो टोटल मैक्सिमाइज, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू हो चाहे प्रोडक्ट हो। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास इसमें आ जाता है क्या इसका नाम है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। एवरेज कॉस्ट जहां एवरेज रेवेन्यू को कट कर रही है वहां पे हमारी सेल्स मैक्सिमाइज, नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं। फिर जी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जहां मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड कर्व को कट करे वो प्राइस एलोकेटिव एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और MC जहां AC को लोएस्ट पॉइंट पे कट करे वो आउटपुट लेना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, लीस्ट कॉस्ट यानी यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन है। और उसके बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट के नीचे और सेल्स मैक्सिमाइजेशन यानी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के आउटपुट से ऊपर या प्राइस से ऊपर, ये हमारा सेटिस्फाइंग प्रॉफिट है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम जरा बच्चों के क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है। लेट्स स्टार्ट विद किड्स क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू हैंडल।
डेड वेट लॉस बेटे सिंपली जब जितनी आउटपुट कम बनी या ज्यादा बनी ना इक्विलिब्रियम से, ठीक है, वो हमारा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। जिस आउटपुट जितनी कम बनी है, एक डब्बी ऊपर बनेगी कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा होगा, एक डब्बी नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो रहा होगा। अगर ज्यादा बनी है और कोई बुरी चीज थी तो वही काम इस साइड पे आ जाएगा। मुनीब क्लियर या ग्राफ बनाऊं? एनी क्वेश्चन? जी जी बेटे। यूनिट्स आउटपुट मैक्सिमाइजेशन है, जब वो सेल्स रेवेन्यू कह रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पे, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा चलिए जी, अब हमारे कुछ रिविजन्स भी हो जाएंगे इसी बहाने। क्रेसेंट पे कुछ क्वेश्चंस हैं नजर आ रहे हैं, इसकी ऑप्शंस वगैरह आप लोगों ने भेजी हैं बच्चों के? नहीं नहीं, आप जल्दी से ऑप्शंस भेज दो वरना बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। लेट मी स्टार्ट विद अदर ग्रुप्स। ये किसी बच्चे ने भेजा है जी, ए ऑप्शन है और क्वेश्चन 17 ही लग रहा है सेंट्रल में जी। What would be most likely to cause the demand for labor in an industry to be inelastic? ये मैं तीसरी बार आंसर कर रहा हूँ इसी ग्रुप में, आई थिंक सो। बहरहाल सिंपली देखो जी, लेबर की डिमांड इनइलास्टिक होना यानी वेज रेट चेंज होने पे इफेक्ट बहुत कम होना, वो फर्क है, और लेबर का डिमांड का शिफ्ट होना अलग है। ऑप्शन सी एंड डी क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? ये सप्लाई के फैक्टर्स हैं। वर्कफोर्स बिलोंग्स टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, ठीक है, इसमें सप्लाई कर्व पे इफेक्ट आएगा। देयर इज अ लार्ज पूल ऑफ रेडिली अवेलेबल लेबर, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। बी डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट हैज पीडी ग्रेटर देन वन, अगर फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, लेबर वेज बढ़वाती है, फर्म्स बहुत सारे वर्कर्स को निकाल देंगे क्योंकि उनका रेवेन्यू गिर जाएगा। ए लेबर कॉस्ट आर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल इंटेंसिव सी फर्म थी, चार पांच प्रोग्रामर्स काम करे तो उन्होंने वेज बढ़ाने की बात की, फर्म ने आसानी से बढ़ा दी, इन इलास्टिक डिमांड उनकी। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके, नीचे वाला भी कर लेते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस इज लीस्ट लाइकली प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी? लीस्ट लाइकली हाई सेविंग रेट्स, फ्यूचर में वही सेविंग जो है बैंक्स लेंड करेंगे, मल्टीप्लायर का इफेक्ट आएगा, उससे इन्वेस्टमेंट और फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट में लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। सो ए गलत है, लीस्ट लाइकली नहीं, ये तो लाइकली है। इन्वॉल्वमेंट इन फ्री ट्रेड, ये भी फ्यूचर की आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाता है, सस्टेन हो सकता है। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स, और आखिरी क्या था? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट से भी हर बंदा अपनी अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करेगा, उस पर इन्वेस्ट करेगा, ग्रोथ आने का चांस है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विल रिड्यूस जीडीपी पर हेड नाउ, और फ्यूचर में भी बहुत वजन पड़ेगा अनलेस ये लेबर सप्लाई बढ़ रही थी, इसमें लीस्ट लाइकली है। सबको समझ आ गया बच्चों? दो क्वेश्चन हमने इधर जल्दी से देख लिए। एनी क्वेश्चंस? ओके। जी, आपने रिवाइज किए हैं जो जो शीट्स मैंने भेजी हुई उसके बाद वो जरा कंफ्यूज नहीं करेगा? नहीं, शीट्स मैंने आपके नोट्स में है। चलिए मैं आज की क्लास में वो भी करा दूंगा एंड पे, ठीक है। पहले लेट्स फिनिश दिस। अच्छा अभी कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गए हैं, उन्होंने अपनी ऑप्शन भी दी हुई है। पहले वाला ये है शायद, अकॉर्डिंग टू, मैं एक बच्चे को एंटर कर लूँ जी। अब एक क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी which money balances are responsive to change in interest rate? कौन सा है वाहिद मोटिव जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से उस पर इफेक्ट पड़ता है? केन्स के मुताबिक दो मोटिव्स पे कोई असर नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। मुझे सिर्फ नाम चाहिए आप लोगों से, कौन सा है जो स्पेक्युलेटिव? स्पेक्युलेटिव, हाँ, उसको हम बोलते हैं आइडल बैलेंसेस, जो हम रख के बैठे हुए हैं, मार्केट के हालात, बॉन्ड्स की प्राइस देख रहे हैं, उसके मुताबिक इन्वेस्ट करेंगे। एक्टिव बैलेंसेस हैं ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन, जो मुसलसल यूज होते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइडल बैलेंसेस, यस, ये इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट होते हैं। बॉन्ड की प्राइसेस चेंज हो रही होती है तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो, उस पर इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग सोचते हैं। जब प्राइस कम है, बॉन्ड बॉन्ड प्राइस कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब प्राइस बॉन्ड की ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो अपने पास आइडल बैलेंस रख लेते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम बेटे खुल के पूछ ले।
एक्टिव बैलेंसेस ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन, इंटरेस्ट चेंज का कोई ताल्लुक नहीं, परफेक्टली इनएलास्टिक टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, मनी की डिमांड। आइडल बैलेंसेस आर स्पेकुलेटिव पर्पसेस के, जो हम पैसा रखते हैं अपने पास, उसमें इंटरेस्ट का बहुत ताल्लुक है। इंटरेस्ट ज्यादा हो, बॉन्ड की प्राइस कम हो तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट कम हो, बॉन्ड की प्राइस ज्यादा हो, तो हम अपने पास कैश रखेंगे। सो दैट्स इट जी। जी मेरा बेटा। आइडल बैलेंसेस विच आर वी आर नॉट यूजिंग, वी आर कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट, ये कॉन्सेप्ट है। तो इंटरेस्ट बॉन्ड्स का देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आइडल बैलेंस उनको बोलते हैं जो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए हमने पैसा रखा हुआ है। गॉट इट रामीन? ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन्होंने दिया यहाँ पे कोई, हसन वाला मैंने कर लिया था। ये क्वेश्चन दिया, हाँ अच्छा क्वेश्चन। ओ यार, टेढ़ा सा पिक्चर भेज दी है, नॉट गुड। चलिए मैं पिछला देखूँ, शायद वो साफ हो। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने भेज दिए हैं, लेकिन मैं पहले वाला ये करवाना चाह रहा था। ओए होए, ये मैं कैसे करवाऊँ आप लोगों को? प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, ये बिल्कुल ही सेंस नहीं मेक कर रहा। अच्छा जी, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दूँ। इधर तो तस्वीर सीधी लगी हुई है, पता नहीं आपकी वो उसमें क्यों टेढ़ी आ रही है। राफे ने एक क्वेश्चन भेजा है, ऑप्शन नहीं भेजी, लेकिन लेट्स डू इट। व्हाट रिप्रेजेंट्स अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी? तीन ही लीकेजेस हैं बेटे फोर सेक्टर इकोनॉमी में, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। ढूंढें, मुझे बताएं कौन सी लीकेज हो रही है। बहुत आसान है अगर आप टर्म्स को समझ जाएं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बाकियों को सोचने दें। यस, बी ऑप्शन एज इन बॉल। ए क्यों गलत है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, इससे एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन आ रहा है, वो इंपोर्ट से ज्यादा है। गवर्नमेंट बजट सरप्लस मींस टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, विड्रॉल, ये आ गया, बी करेक्ट है। रिडक्शन इन फंड, हाँ, किस क्या करेंगे? लीकेज विड्रॉल एक ही चीज है, बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कोई विड्रॉल नहीं है, उन्होंने बेसिकली डिविडेंड वगैरह दे दिए, वो स्पेंड हो जाएंगे। री इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स, ये तो दोबारा इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आ गया। सो बी एक वाहिद लीकेज था। सो सबको आई होप क्लियर है, वरना मैं दोबारा बता दूं, जल्दी से बता दें। एनीवन स्ट्रगलिंग? तीन ही विड्रॉल्स है बेटे, बस ढूंढना होगा सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स में से कौन सी है। और तीन ही इंजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट, अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन ओरिजिनल है, उसको सेपरेट इंजेक्शन हम नहीं मानेंगे। उसके बाद मेरा बेटा ये एक और क्वेश्चन है, जिसकी अगेन मैं ऑप्शंस पता नहीं इन बच्चों ने कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। चले मैं ऐसे ही कर देता हूँ, टाइम इसमें ज़ाया ज़रूर हो रहा है, लेकिन लेट्स डू इट। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको मार्च में भी आया था 23 में, दोबारा आता है। टेबल shows MU derived by a consumer who devotes the whole of his weekly income of $42 to good X and Y, which whose unit prices are 3 and 6। ऊपर उसने प्राइस दे दी, कॉलम्स में उसने MU दे दिया। तो हम चेक करते हैं कौन सा सही है। मैं अपने हंच के मुताबिक बी चूज कर रहा हूँ। 4 पे 9 MU थी, प्राइस 3 डिवाइड किया, MU पर $3 है। 5 पे 18 थी, 6 पे डिवाइड किया, प्राइस पे 3 पे डॉलर, दोनों बराबर हुए, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई। किसी बच्चे को इस आसान क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लें। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो टेढ़ा वाला है, दोबारा वो सही होके आ गया, ठीक है। मुनीब इसकी ऑप्शन भी बता दो बेटे, जरा टाइम बच जाएगा। इन द डायग्राम पी क्यू इज कंज्यूमर्स इनिशियल बजट लाइन, अब वो गई है आर एस पे, शायद प्राइस पूछ रहा है। द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 80 to 120, एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई चेंज। इफ द कंज्यूमर्स बजट लाइन इज नाउ आर एस, व्हाट आर द न्यू प्राइसेस? बेटे प्राइस कैसे निकलती है? आप रेवेन्यू के फॉर्मूला में से सारी चीजें निकाल सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो प्राइस निकालनी है तो रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, ठीक है। इनकम को, इस केस में इनकम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। इनकम कितनी है जी, उन्होंने बताया 120। बजट लाइन अब आर एस है, 120 को 12 पे डिवाइड किया, वाई की प्राइस हो गई 10। 120 को 20 पे डिवाइड किया, एक्स की प्राइस हो गई 6। ऑप्शन 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 बी एज इन बॉल।
किसी को समझ ना आया मैं दोबारा बता दूं। आर एस पे वो मैक्सिमम 12 वाई ले सकते हैं और 20 एक्स पैसे उसके पास 120 है। अगर सारे पैसे वो वाई पे लगा रहा है तो 12 खरीद सक रहा है। तो इनकम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्राइस निकल आई। अगर वो आपको प्राइस देता, इनकम डिवाइड बाय प्राइस क्वांटिटी निकल आती। ठीक है, और प्राइस और क्वांटिटी दोनों होती, मल्टीप्लाई करके आप इनकम निकाल सकते थे। बेसिक मैथ सब्स्टिट्यूशन है। सब बच्चों को ये समझ आ गया? आई होप सो। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी ऑप्शन बता दें जल्दी से। Diagram shows a worker's supply. Okay, worker's supply curve of labor. The worker is required to work a minimum 40 hours a week at the hourly wage OW. Which area measures economic rent obtained by the worker? इकोनॉमिक रेंट सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज लाइन से नीचे होता है। 30 आवर्स तक उसको एक्स इकोनॉमिक रेंट मिल रहा है। जब उसको मजबूरन 40 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, अगले 10 में देखो सप्लाई कर्व से नीचे आ गया, यानी नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट। तो एक्स माइनस वाई उसका फाइनल इकोनॉमिक रेंट है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन आई हुई यहाँ पे? सप्लाई कर्व इज विलिंगनेस। अच्छा बता रहा हूँ आपको दोबारा। वाई एक किस्म का इस वर्कर का डेड वेट लॉस है। वो बेटे वो 30 घंटे काम करना चाहता है इस वेज रेट पे। सप्लाई कर्व से ऊपर, वेज रेट से नीचे उसने एक्स इकोनॉमिक रेंट हासिल किया। नीचे वाला हिस्सा ट्रांसफर अर्निंग। जब उसको 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया तो देखो सप्लाई कर्व से नीचे आ रहा है, यानी नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट है। वो माइनस कर देंगे ताकि उसका नेट इकोनॉमिक रेंट हम निकाल सकें। उसने पूछा ही नहीं है, लेकिन ट्रांसफर अर्निंग इस केस में आपकी, मैं अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ। आपका ये एरिया कुछ लेबल होना चाहिए और y और z भी उसमें आ जाएंगे। तो लेट्स से इसको w कर देते हैं, w y z। समझ आ गया मोहम्मद? सप्लाई कर्व से नीचे हो और वेज रेट से, सॉरी y नहीं आएगा, वो नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट है। w एंड z आएगा नीचे वाला, ठीक है? नहीं बल्कि सप्लाई कर्व ऊपर ही है, w y z है, w y z है, ठीक है, w y z है, सॉरी। तीनों आएंगे। सबको समझ आई ये बात जो मोहम्मद ने पूछी है, जो मैंने एक्सप्लेन की अभी? सप्लाई कर्व से नीचे ट्रांसफर अर्निंग, सप्लाई कर्व से ऊपर वेज रेट से नीचे नीचे इकोनॉमिक रेंट। एवरीवन क्लियर? जी बेटे। हाँ, वो एरिया में नहीं मिल सकता हमें। बस एक्स माइनस वाई दो एरियाज लेबल्ड है, हम उसको नहीं निकाल सकते अनलेस वी यूज प्रोट्रैक्टर एंड स्टफ लाइक दैट। वो कभी पूछेगा भी नहीं आपको। राइट महिरा? जी मेरे ख्याल में क्रेसेंट के क्वेश्चन तो गए खत्म हो। अब लेट्स गो टू, भेजे 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 फटाफट भेजे। अच्छा हाँ, ये बल्कि अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन किया इस बच्चे ने। एक होती है बेटे प्रेडिटरी प्राइसिंग, जो मोनोपलीज जानबूझ के लॉस पे बेचती हैं बहुत लो प्राइस पे, ताकि करंट कंपटीशन को हम उड़ा दें, शिकार कर लें, करंट फर्म्स छोड़ जाएं मार्केट, इतना कॉस्ट कम है, इतनी प्राइस कम है। लिमिट प्राइसिंग इसके वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम वो प्राइस चार्ज करेंगे कि बाहर की फर्म्स अट्रैक्ट होके ना आए, एक किस्म का बैरियर टू एंट्री बना रहे हैं। ये दोनों में फर्क है। हमेशा लिमिट प्राइसिंग ज्यादा होगी, प्रेडिटरी थोड़ी। प्रेडिटरी डंपिंग, बहुत लो प्राइस पे लॉस पे बेचते जाओ ताकि करंट फर्म्स मुकाबले से निकल जाए, सर्वाइव ना कर सके। लेकिन लिमिट प्राइसिंग, मैक्सिमम प्राइस वो चार्ज करो जिससे बाहर वालों को ज्यादा प्रॉफिट नजर ना आए, अट्रैक्ट ना हो। क्लियर? लिमिट प्राइसिंग मोनोपोली करती है बेटे मेनली, ओलिगोपोली और मोनोपोली, लार्ज बिजनेसेस। एनी प्रॉब्लम जी यहाँ पे? ओके। अब क्वेश्चन वाले आप बाद में भेज दीजिएगा, मैं लिखास के स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका समझ नहीं आया वाई बी। लेट्स सी, हुसैन ने क्वेश्चन भेजा हुआ है। A consumer demands two goods, X and Y. Indifference curve diagram shows the effect of a change in the price of one of these goods on the consumer's equilibrium. Which demand curve can be deduced from the diagram? बेटे तसल्ली से देखो, पहला इक्विलिब्रियम देखो, नया इक्विलिब्रियम देखो, कौन सा डिमांड कर्व निकल रहा है? बहुत स्मार्ट बच्चा होगा जो सही आंसर करेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कौन सी ऑप्शन बच गई? बी। बी क्यों नहीं है? उसमें उसने क्या किया हुआ है? प्राइस ऑफ वाई, हाँ ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, यानी उसने क्रॉस इलास्टिसिटी बता दी। क्वांटिटी ऑफ वाई, सॉरी उसने वाई की कह दी, इसमें हमारे पास एक्स का सिर्फ मालूम है। तो बी करेक्ट है। सब बच्चों को समझ आया कि नहीं?
एक्सट्रीम नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी, या मेडिसिन वगैरह, ठीक है। ड्रग्स, तो ये खत्म हो गया जी, इनका एक ही क्वेश्चन था, पीछे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से देख लेते हैं, मैं इसका एक करवा देता हूँ। व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू कॉज, ये तो भी मैंने करवा दिया दूसरे ग्रुप में, लेबर का डिमांड कर्व मैंने अभी क्लास में करवा दिया, तो आई एम श्योर जो बच्चे सुन रहे थे उन्होंने समझ लिया। तो एसन का थोड़ा वेट करते हैं क्वेश्चन का, और उसके बाद हम आदम के क्वेश्चन पे चले जाएंगे फिर नीचे। एना, आमना, एनी ऑफ द ओपीएफ गर्ल्स आर हियर, क्योंकि आप लोगों के काफी क्वेश्चन थे। ठीक है, ग्रुप में आ गए हैं। ठीक है, डायग्राम शोज फोर पॉसिबल आउटपुट लेवल्स, पहले मैं जल्दी से इसकी ऑप्शन देख लूं, हमें टाइम ज़ाया होता है। पी, ठीक है। Diagram shows four possible output levels of a firm. At its current level of output, the firm's product has a PD of exactly -1, यानी unitary. Which output is the firm selling? बेटे याद रखना, एक नॉर्मल डिमांड कर्व जैसे इधर लगा हुआ है, उसका अपर हाफ इलास्टिक, सेंटर यूनिटरी, और लोअर हाफ इन इलास्टिक, इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है इम्परफेक्ट मार्केट्स में। तो अब देखो जीरो से कर्व निकला कहाँ, एमसीएआर को जहां कट कर रहा है, बी पॉइंट आपका वन यूनिटरी इलास्टिसिटी भी होगा, और यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है। किसी को इस क्वेश्चन में मसला आया हो, ऐसा आपको समझ आ गई? ओके, इरास एक नॉर्मल डिमांड कर्व आपने एएस में भी पढ़ा था और अब ए टू में भी। अपर हाफ क्या होता है? गलत बोल रहे हो, इलास्टिक होता है। सेंटर में, क्योंकि ओरिजिन से निकला हुआ हर लाइन 45 डिग्री इक्वल चेंज कर रही होती, तो सेंटर में यूनिटरी आ गया, लोअर हाफ में इन इलास्टिक। तो कहां पे सेंटर में मिल रहा है, जहां एमसी कर्व ए आर को कट कर रहा है, ऑप्शन बी। इस बेशक हमेशा एम आर जीरो होगा वहां पे, याद रखना, जहां यूनिटरी इलास्टिसिटी है वहां एम आर जीरो और टी आर मैक्सिमम। ये मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया था, दिखा देता हूँ दोबारा, बिकॉज बच्चों को लगता है ये भूल गया, अच्छे बच्चे ज्यादा आए हुए हैं तो आज कर लेते हैं। ये तो आपका बड़ा की कॉन्सेप्ट है। लेट मी जस्ट क्विकली पिक अप अ पेन। ऊपर मैंने लगाया एक नॉर्मल डिमांड कर्व, ओह ज्यादा नीचे चला गया। सेंटर में यूनिटरी इलास्टिसिटी जो माइनस हमेशा होती है, अपर हाफ में इलास्टिक ग्रेटर देन वन, -7 लगेगा, नीचे लेस देन वन। अब नीचे मैं आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ। एम आर यूं जाता है, जहां यूनिटरी इलास्टिसिटी हुई वहां एम आर जीरो हो जाता है। टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ता है क्वांटिटी बेचने से, क्योंकि इलास्टिक पार्ट था, फिर ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि इन इलास्टिक पार्ट में प्राइस गिराने से रेवेन्यू गिरता है। अब ज़रा नोट करें, ग्रेटर देन वन, यूनिटरी, लेस देन वन, इसलिए इम्परफेक्ट मार्केट्स में टोटल रेवेन्यू इस शेप का होता है, और परफेक्ट मार्केट में हर यूनिट सेम प्राइस पे, टोटल रेवेन्यू ये शेप। अब सबका कंफ्यूजन दूर हो गया? Okay, let's move on now. Back to the questions. I think there was only one from Essen. प्लीज अपने ग्रुप्स में देख लीजिएगा, मैंने कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़े हुए हो तो उसमें ये भी। प्राइस चेंज हुई बट क्वांटिटी डिमांडेड सेम, अच्छा जैन ने एक्सप्लेन किया और सही किया। दिस, ये मैसेज है जो नहीं पहुंच रहा, आदम हनीफ सर जी, ऑप्शंस भेजी हैं आपने कि नहीं? अच्छा, अभी देखते हैं जी। हाँ, अभी समझाता हूँ। डायग्राम हैज अ फर्म शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, मैंने आप लोगों को समझाया था, जहां ओरिजिन से निकली हुई रेट टेंजेंट हो जाए, तकरीबन Q3 पे हो रही है टोटल कॉस्ट से, वहां एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। टोटल कॉस्ट के ओरिजिन से, क्योंकि अब फिक्स कॉस्ट यहां तक है, उसके बाद वेरिएबल है, यहां से निकली रे जब टेंजेंट हो जाए, Q2 पे हो रही है, वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। वो Q1 पे कैसे कह रहे हैं, तो गलत आप ऑप्शन बता रहे हैं। डी, हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड आउटपुट हो Q3, गलत हो गया। मैं ये ड्रॉ करके दिखा दूं आप लोगों को, कुछ बच्चों को शायद इसमें, अभी मैं आपको सारी दिखाता हूँ, अभी आपको आपको सारी दिखाता हूँ बेटे। भी मैं इस बस ग्राफ को एक बार पिक्चर अच्छी सी लेके नीचे उधर ड्रॉ करके दोबारा इसको देख लेते हैं। ये बड़ा आसान है, अगर बेसिक इसकी थ्योरी आपकी ठीक है ना, कोई मसला नहीं। ओह अच्छा, ये आ गया जी।
अब हम लेते हैं जी पेन, ओरिजिन से रेट ड्रॉ करें। टेढ़ा हो गया मेरे से, चले, टेंजेंट से मैंने दे ही दी है। ये रेट टेंजेंट हो रही है टोटल कॉस्ट के यहाँ पे। यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट, क्योंकि टोटल से एवरेज निकलती है, एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे हमारी मिनिमाइज होगी। टोटल कॉस्ट के ओरिजिन से एक रे निकालें, जहां वो टेंजेंट हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ टेंजेंसी Q2 पे, वहां पे हमारी, मैं ऊपर ही बनाता हूँ, होता तो नीचे है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक फिक्स कॉस्ट थी, उसमें वेरिएबल ऐड हुई, टोटल बनी, तो उसका ओरिजिन वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकाल रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, जब तक ये स्लो बढ़ रहा है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो गया, हमारी मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर ये आएगा, एमसी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने और करना चाहिए इसको, हाँ, बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि इसकी स्लोप ऊपर चली गई। समझ आ गई सारी बातें? एनीवन हु स्ट्रगलिंग स्टिल बता दे मुझे। ओके, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल, तो उसका ओरिजिन वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज मिनिमाइज करा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जीरो से निकला हुआ टोटल कॉस्ट से टेंजेंट हो रहा है, वहां एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। जब तक टोटल कॉस्ट तेजी से स्लो बढ़ रहा था, सॉरी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, एमसी गिर रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स यहां तक, और एमसी गिर रहा है, उसके बाद एमसी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स, टोटल कॉस्ट अब तेज बढ़ रही है। तीनों बातें समझ आ गई मेरा? ओके, एनीवन एल्स चीज जल्दी से बता दे। नन? ओके, लेट्स गो बैक। हाँ, कुछ पूछना था बच्चों? अब इसको जरा मैं छोटा करता हूँ, इतना बड़ा क्यों हो रहा है? ओके, देखिए, ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो मेरे लिए कोई नहीं है। देखिए, ए ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो रही है? एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड आउटपुट OQ2, हमने ड्रॉ किया ओरिजिन से रे OQ2 पे, तो वो उसको इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा, सिर्फ टेंजेंट होना चाहिए, OQ3 पे होगी, तो ऑप्शन ए गलत। सबको समझ आ गई? बी, हमने टोटल कॉस्ट के ओरिजिन से जब निकाला था रे, वो OQ2 के ऊपर टेंजेंट हो रही थी टोटल कॉस्ट कर्व से, वहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज होगी, ये कह रहा है OQ1 पे, गलत। सी में कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड आउटपुट OQ3, वहां एवरेज टोटल कॉस्ट हो रही है, तो तीनों ऑप्शंस गलत। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एट Q1, क्योंकि टोटल कॉस्ट जब स्लो बेंड करके ऊपर जा रहा है, मींस हर एडिशनल वर्कर ज्यादा चीजें बना रहा है, वेरिएबल कॉस्ट स्लो ऐड हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड। समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, अब मुझे बताएं इसकी ऑप्शन, ताकि मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं आप लोगों के लिए, जैसे आसान लग रहा है। When there are positive externalities in consumption, what can be concluded about output of the market? It has to be below, it has to be below allocatively efficient level. Externalities, आपकी पब्लिक गुड्स और मोनोपोली का एक हिस्सा, ये सारे मार्केट फेलियर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के, कम या ज़्यादा रिसोर्स लग रहे हैं। मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स भी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी है, सिर्फ मोनोपोली में एक हिस्सा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का आता है। तो सी ऑप्शन, अगर एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सोसाइटी क्या चाहेगी, और ज़्यादा बनाए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जॉब क्रिएट हो रही है, इनकम्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेहतर कर रहे हैं, और ज़्यादा बनना चाहिए, तो सोशल बेनिफिट कर्व बाहर शिफ्ट होगा अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ऐड करेंगे प्राइवेट बेनिफिट कर्व, डिमांड कर्व में। सो अब आउटपुट मस्ट बी बिलो द एलोकेटिवली एफिशिएंट लेवल सी। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। जी बेटे। हम्म, इनका सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उस पर जाते हैं। उसके बाद आ गया जी, व्हेन विल अ कार्टेल फाइंड इट मोस्ट डिफिकल्ट टू फिक्स द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत दफा किया है। कार्टेल कब कामयाब होगा, वही उसका उल्टा है। कम मेंबर्स, बैरियर्स टू एंट्री बड़े स्ट्रांग हों, आपस में स्ट्रांग ट्रस्ट हो, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मेथड सिमिलर हों और उनको एक दूसरे के बारे में पता हो, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हों, गवर्नमेंट की वॉचडॉग एजेंसीज वीक हों, अलबत्ता ये उल्टा, डिमांड सप्लाई कंडीशन स्टेबल हों, ये उल्टा कर दो तो वो कार्टेल कामयाब नहीं होगी। प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री शुड बी, फर्म्स इन द इंडस्ट्री दैट आर मेंबर्स ऑफ द कार्टेल शुड बी लो। ठीक हो गया? बैरियर्स टू एंट्री शुड बी हाई, ऑप्शन सी है इसकी। समझ आ गया बच्चों को? जी, जी जी मोहम्मद।
ना 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 ना। जितने कम मेंबर्स होंगे कार्टेल में, बड़े बड़े मार्केट शेयर वाले चंद बिग प्लेयर्स, उतनी कार्टेल स्ट्रॉन्ग। मोहम्मद क्लियर हो गया? क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे ना, उतने डिसीजन मेकिंग में वो उनके अपने अपने व्यूज, चीटिंग का चांस, कार्टेल वीक हो जाएगी। क्या? बैरियर्स टू एंट्री हाई होने चाहिए बेटे, ताकि नई फर्म्स ना आ सकें, ये मैक्सिमाइज करेंगे। हम्म। अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या? ओहो, मोस्ट डिफिकल्ट, इसमें उनको वीक करना है हमने। प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स हाई होनी चाहिए, बैरियर्स ऑफ एंट्री लो होने चाहिए। बी बेटे, दोबारा ऑप्शन चेक करो। बी है करेक्ट ऑप्शन, बी इज इन बॉल, क्योंकि उसने मोस्ट डिफिकल्ट का है। सॉरी, मैं मोस्ट को बिल्कुल ही भूल गया। मैं सिर्फ देखने लगा कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ उनकी वीकनेस है। बेटे 7 फैक्टर्स हैं, मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। कार्टेल कब स्ट्रांग होती है? जब बैरियर्स टू एंट्री हाई हो, ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, प्राइस बढ़ाए, नई फर्म्स एंटर ना हो सके। ठीक है। कार्टेल कब स्ट्रांग होती है? जब चंद फर्म्स हो, उनका आपस में स्ट्रांग ट्रस्ट हो, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मेथड के बारे में ओपन हो, सिमिलर कॉस्ट हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो, डिमांड सप्लाई कंडीशंस मार्केट में स्टेबल हो, गवर्नमेंट की वॉचडॉग एजेंसीज नैब, एफआईए वगैरह वीक हो, फिर कार्टेल कामयाब होती है। इस केस में कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट। बहुत सारी फर्म्स हैं कार्टेल के अंदर, उनका आपस में डिसीजन मेकिंग पे झगड़े होंगे, बैरियर्स टू एंट्री लो हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस बढ़ाएंगे, नई फर्म्स एंटर हो जाएंगी, कार्टेल टूट जाएगी। समझ आ गया मेरे बेटा हाजिर अपना राफे? हम्म। बी एज इन बॉल। राफी, यू क्लियर नाउ? नहीं, आपको पूरा क्लियर नहीं है, बताओ मुझे। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके जी, नंबर 12, व्हाट वुड इनकरेज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन रीजन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट? एक रीजन में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन क्यों इनकरेज होगी? अ रैशनिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग डेवलपमेंट इन दैट रीजन। रैशनिंग मींस गवर्नमेंट बता रही है इतना बना सकते हो, इतनी हाइट, इतना सारा कुछ, उसमें कम फर्म्स जाएंगी उस रीजन में, ए रिजेक्ट होगी। इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन कम होगी, नई फर्म्स क्यों जाएंगी जब टैक्स बढ़ा दिए। रिटायरमेंट दैट कैन ओनली, रिक्वायरमेंट दैट ओनली लोकल लेबर में बी एम्प्लॉयड, लोकल लेबर स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, शायद एक्सपेंशन ना आए। एन एंड टू नेशनली निगोशिएटेड वेज रेट, डी एज इन डेविड करेक्ट है। मिनिमम वेज हटी, कॉस्ट कम हुई, हर रीजन में एक्सपेंशन होगी, इस रीजन में भी एक्सपेंशन होगी। एवरीवन क्लियर? ओके, दैट्स इट जी, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए ये वाले। अच्छा, एलजीएस को तो मैं आराम से छेड़ता हूँ, उनके बहुत क्वेश्चन होंगे। लेट्स सी, लका, सात इंडिविजुअल विंडो में नहीं, ग्रुप में। साद अली, ग्रुप में। जी, ये हाजिक हाँ, हाजिक ने क्वेश्चन भेजा। अफर्म, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को काम करवाता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, ये एक मिनट मुझे याद करने दो, ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। हाँ, चले। अ फर्म इनिशियली एम्प्लॉयज 50 वर्कर्स, ईच वर्किंग 40 आवर्स अ वीक। हाँ, जब वो आवर्स दे दे तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। 50 वर्कर थे, 40 घंटे हर वर्कर काम कर रहा था, प्रोड्यूसेस अ टोटल आउटपुट ऑफ 18,000। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, आउटपुट को नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करके आउटपुट पर वर्कर निकालते हैं। इधर आपने 50 से डिवाइड नहीं करना, उनके आवर्स से करना है। 50 इंटू, ये सॉल्व कर दूं आप लोगों के लिए? ताकि ये वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट सम फ्री स्पेस। या, और अच्छा नजर आ रहा है, और बड़ा कर दूं? यस, अब काफी अच्छा है। लेट्स सी, मेरी अपनी नजदीक नजर कमजोर है, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो लेट्स सी जी, इनिशियली 50 वर्कर 40 घंटे काम कर रहे थे, 18,000 यूनिट बना रहे थे। तो पहली प्रोडक्टिविटी, उसको मैं P1 बोल देता हूँ। आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट हो रही है जी 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स, और 2,000 घंटे लग के आंसर आया आउटपुट पर वर्कर 9। आउटपुट पर वर्कर पर आवर 9 यूनिट्स। सबको क्लियर हो गया? उसके बाद प्रोडक्टिविटी 2 निकालते हैं। अब बेटे, उसने 10 वर्कर और हायर किए, वर्कर हो गए 60, हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, और यूनिट बन रहे हैं 19,200। तो अगेन आउटपुट 19,000, ओ ये क्या हो गया,
इधर करते हैं जी, 19,200 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए हैं आपके, 60 वर्कर्स हैं, 40 घंटे काम कर रहे हैं, 24,000, आई थिंक इट हैज टू बी 8, जरा चेक कर लीजिएगा, प्रोडक्टिविटी 9 से गिर के 8 पे आ गई है, जरा चेक कीजिएगा प्लीज। 24,000 नहीं, 2400, सॉरी, आवर्स 2400 है। इज इट 8? तो डिक्रीजेज इट बाय 1 यूनिट। समझ आ गया बच्चों? अगर आवर्स ना होते तो सिंपली आपने 18,000 को 50 पे डिवाइड करना था, वो कोई बन जाते 360, फिर 19,200 को डिवाइड करना था 60 से, वो कोई बन जाते 320, 40 से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। समझ आ गया? इसमें मैथ गलत भी हो सकती है, मैंने जुबानी की है। समझ आ गया सब बच्चों को? सॉरी, देखो, अब उसने 10 वर्कर और हायर किए हैं, 50 पहले थे, 60 वर्कर्स हो गए, ईच इज वर्किंग 40 आवर्स, तो 24 घंटे आपकी इनपुट है, आउटपुट 19,400 है, 2400 से डिवाइड किया 8। नहीं समझ आया? ओके ओके ओके, लेट्स गो बैक। हम यहाँ पे कहीं फिर रहे थे, यस ये हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है इस ग्रुप में? हाँ है, एस एन खुरम ने एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस विल द फ्यूचर बर्डन ऑन द नेशनल डेट ऑफ अ कंट्री इंक्रीज द मोस्ट? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें फ्यूचर में जो हमने लोन लिया हुआ है वो बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा हमारे ऊपर, जैसे पाकिस्तान? कैसे? इंक्रीज इन बजट डेफिसिट क्या होना चाहिए मुझे बताएं, ज्यादा या कम, कि लोन करना मुश्किल? ज्यादा तो सी एंड डी बच गई। चेंज इन जीडीपी थोड़ा होना चाहिए कि ज्यादा? ये नेगेटिव, +2 वाली अगेन सी एंड डी ऑप्शंस। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, ये जरा ट्रिक है इसमें। जब गवर्नमेंट के बॉन्ड सस्ते होते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो बॉन्ड्स की प्राइस कम होनी चाहिए ताकि इंटरेस्ट रेट हाई हो, मजीद कॉन्ट्रैक्शन आए इकोनॉमी में और लोन पे करना बहुत मुश्किल हो जाए। एवरीवन क्लियर? सॉरी, मैं इसको सी ऑप्शन दोबारा दिखाता हूँ, क्वेश्चन सबको समझ आ गया था? ओके वंडरफुल, लेट्स गो बैक टू सम अदर क्वेश्चंस। इधर तो कोई नहीं है अब, ये भी प्राइवेट विंडो मारता हूँ इन बच्चों को, मैं क्या करूँ, आखिरी रात तक इनको समझ नहीं आया। 27C आंसर जी, ये क्या है? हाँ, द बैंक कैट, गुड क्वेश्चन, तसल्ली से समझो बेटे, बल्कि दोनों क्वेश्चन हम ऊपर और नीचे, ऊपर वाला तो हमने कर लिया था, अब आप लोग बताएं। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्वेश्चन 26, विच मनी बैलेंस इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, अभी करके आए सॉरी, बता दें आंसर 26 का। ए, आइडल बैलेंसेस, यानी स्पेक्युलेटिव मोटिव पे जो पैसा रखा हुआ है उसका इंटरेस्ट के साथ इलास्टिसिटी है, बाकी इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। 27 देखें, आई एम वेरी हैप्पी, ये क्वेश्चन मिला है। क्रेडिट मल्टीप्लायर आपको जरा याद करा दूं बच्चे, आप लोगों ने ये रिवाइज करते हुए मुझे बताया था कि बच्चों ने कि हमने ये चैप्टर ही छोड़ा हुआ था, आपने कहा था चॉइस में छोड़ दो, मैंने कहा था सेक्शन ए की हद तक करो। खैर एनीवेज, द बैंक कैश डिपॉजिट रेशियो चेंज फ्रॉम 5 to 10%, इसका क्या मतलब है कि बैंक्स अपना हर डिपॉजिट का पहले 5% सिर्फ रख रहे थे कैश, बाकी लेंड कर रहे थे, अब 10% लिक्विडिटी रेशियो बना दिए। किसको मल्टीप्लायर का, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है? देखा? हाँ शाबाश उम्मे, 1 ओवर लिक्विडिटी रेशियो। पहले लिक्विडिटी रेशियो थी 5%, माइक जरा बंद कर दें, 5% यानी 0.5, तो 1/0.5, 20 टाइम्स मल्टीप्लायर था। 1,000 पाउंड आया, वो 20,000 में बदलेगा, 19,000 मनी क्रिएट होगी, 1,000 इनिशियल डिपॉजिट और 20,000 बैंक की लाइबिलिटीज। अब 10% पे आ गया है, ज्यादा कैश रख रहे हैं तो 1/0.1, सिर्फ 10 टाइम्स मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर हाफ रह गया। ऑप्शन सी, क्रेडिट मल्टीप्लायर विल फॉल बाय 50%। किसी को कंफ्यूजन? एवरीबडी 100% क्लियर ऑन दिस? ओके, दोबारा कर दूं बेटे, देखो, बैंक्स हमारा पूरा पैसा नहीं अपने पास रखते, लेंड करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है, थ्रू मल्टीपल बैंक्स। अब 5% पहले रख रहे थे, 5%,
तो लिक्विडिटी रेशियो थी 5% यानी 0.5, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/0.5, 20 टाइम्स वो $1 जो है लैंड हो रहा था, समझ गए, क्योंकि सिर्फ उसका 5 सेंट अपने पास रख रहे हैं। ये बात समझ आ रही है बेटे? अब जब 10% लिक्विडिटी की तो क्या से कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ? 1/0.1, 10 टाइम्स मल्टीप्लायर आया, यानी पहले 20 टाइम्स मल्टीप्लायर था, सिर्फ 10 टाइम्स है, क्रेडिट मल्टीप्लायर विल फॉल बाय 50%, सी ऑप्शन। समझ आया कि नहीं? ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, 1,000 पाउंड किसी बैंक में आया, उसकी लिक्विडिटी रेशियो थी 0.2, 5 टाइम उसने लेंड करके उस 1,000 को 5,000 बना दिया। अब मेरे 3 क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब देना है। इनिशियल डिपॉजिट क्या था? 1000, बिल्कुल सही है। क्रिएटेड मनी कितनी है? 4,000। बैंक की लाइबिलिटी कितनी है? 5,000। सारा का सारा सब बैंक ने वापस देना है, पैसा तो किसी एक बंदे का था ना। ये बस लाइबिलिटी बैंक की याद रखिएगा। समझ आ गया? 5,000 पहला वाला 1,000 भी उसने वापस करना है जिसने रखा था, और जो 4,000 बाकी उसकी बेस पे लैंड किया वो भी वापस करना है सब बैंक्स ने। तो बैंक की लाइबिलिटीज टोटल मनी, इनिशियल डिपॉजिट प्लस क्रिएटेड मनी। समझ आ गया? उनकी अपनी जेब से कुछ नहीं गया, इसलिए तो बैंकिंग सिस्टम इतना क्लेवर है। दे यूज आर मनी टू लैंड लैंड लैंड, और 1,000 रुपए के ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज मुझे बताइएगा, इसमें अगर वो पूछता है कि कैश रिजर्व रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो निकालनी है, उसका फॉर्मूला किसको आता है? लिक्विडिटी रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो? आसान है, आप लोग जरा कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हमने 5% पढ़ा था कि उसने 5% कैश रखा, कैसे निकलेगा? नहीं, इसका फॉर्मूला है कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज। आपके पास 10,000 के डिपॉजिट्स आए, आपने उसमें से 2,000 कैश रखा, 2,000 ओवर 10,000 इंटू 100, 20% आपकी लिक्विडिटी आ गई। सबको समझ आ गई बात? क्यों नहीं आ सकते बेटे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे नोट्स में सारे फॉर्मूलाज हैं, एक एक फॉर्मूला है। बिल्कुल है, रिजर्व रेशियो सब कुछ है। या अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? ये हो गया जी खत्म। बेटे नोट्स में मैं आपको दिखा दूं जरा, नोट्स से बिफोर द क्लास फिनिशेस। ये देखो बेटे, ये आप जरा बंद कर दे माइक्स, ये देखें आपका ये टाइम 4-5 मिनट रह गए हैं क्लास के, हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, ओह ये मैंने क्या कर दिया, वेट वेट वेट, फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा आई होप मैंने, अच्छा नहीं, मैंने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। एएस मैक्रो इकोनॉमिक्स, एएस मैक्रो इकोनॉमिक्स, A2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, पास्ट पेपर्स, A2 मैक्रो पास्ट पेपर्स, किधर गया मेरा सिलेबस, किधर गया? A2 मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस फाइनल, ये आ गया जी। अभी ओह सॉरी, ये भी निकलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए आपकी टू की मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका यूनिट नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे हम जाएंगे। ये वाला फिलिप्स कर्व, ये है आपका, खत्म हो गया वो, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था कहीं जी। यूनिट 4 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके अंदर ये फिलिप्स कर्व को भी देख लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और ये आपकी वो शीट है, किनेजियंस क्लासिकल उसको बोलते हैं, और मॉनिटर्स का कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 पेज 2 पेजेस। समझ आ गया? इसके बाद आपको किनेजियन एंड मॉनिटर्स में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस बताए हुए। समझ आ गया बच्चों? थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम चल रहे हैं वापस क्वेश्चंस पे। आई डोंट थिंक वी हैव, आता है बिल्कुल आता है। टाइम खत्म जी, मैं दोबारा भी भेज रहा हूँ।
एक्सटेंड कॉल करूँ तो क्या करेगा, पैसे मांगेगा, छोड़ो। 5 मिनट है, करते हैं इसको इससे। जी बेटे। ईमान अजीज को अब होश आया। ईमान क्लास में 1 मिनट रह गया और आप आ गई हैं। वेल डन। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बीटीएससी बॉयज में कोई एक दो क्वेश्चंस हैं। सी ऑप्शन लिखा हुआ है, लेट्स सी। In a developing economy, which policy is most likely to increase the rate of economic growth but restrict development? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन फ्यूचर की डेवलपमेंट यानी पीपीसी का बाहर शिफ्ट होना, सस्टेनेबिलिटी वगैरह कम होंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज से तो ग्रोथ भी आ रही है, क्योंकि अभी इंजेक्शन आ रहे हैं, हॉस्पिटल द्वारा बन रहे हैं, और फ्यूचर में हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, वर्कर्स की एब्सेंटीज्म कम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, तो ये तो दोनों करेगा। इंक्रीज इन स्कूल लिविंग एज, स्कूल लिविंग एज बढ़ने से वक्ती तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे स्कूलों में रुक रहे हैं, ज़्यादा ट्यूशन फीस देंगे, स्कूल्स एक्सपैंड करेंगे। फ्यूचर में जब वो स्किल्ड वर्कर्स आएंगे तो पूरा पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगी। सी, रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। आपने इसकी ऑप्शन क्या बताई है साथ? यार बी होनी चाहिए, खैर लेट्स सी। रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। नहीं मेरा बेटा। ओ, ओ नहीं होने, रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। यस, पहले ये दोनों में दोनों काम हो रहे थे। साद इज राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन कम हुए, फर्म्स की कॉस्ट कम हुई, हेलमेट नहीं देने, ग्लव्स नहीं देने, कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना, वक्ती तौर पे ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में लेबर की सेहत खराब, प्रोडक्टिविटी कम, ह्यूमन कैपिटल डाउन। थैंक यू मुनीब। कम हो रही है फ्यूचर में। बेटे हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज आर वेरी एक्सपेंसिव। आपको कई किस्म की क्लोथिंग देनी पड़ती है वर्कर्स के लिए, उनके लिए मशीनरी के जंगले लगाने पड़ते हैं, कॉस्ट बढ़ती है। हट जाएगा तो वक्ती तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में बढ़ेगी। गॉट इट? या अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि वो वर्ड सिंपल था कि भाई क्या हिंडर कर रहा है, तो बात खत्म हो गई। लेट्स सी। एलजीएस को छेड़ना भी अच्छी बात नहीं है। वसीम रान ने क्वेश्चन भेजा है तो जरूर करते हैं। और वसीम मेरा बेटा, गुड बॉय। Diagram shows two indifference curves and two budget lines for good X and Y. Consumer's initial point is F. The consumer's preferred final position becomes H. देखो बेटे, एफ जी वो कह रहा है क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वसी पहले इंडिफरेंस कर्व पे जो हम शैडो बजट लाइन नहीं लगाते, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, तो एफ टू जी इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ प्राइस फॉल, क्योंकि बजट लाइन पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है, एक्स की प्राइस गिरी है। वसी यू गॉट इट? चलो क्वेश्चन पूछा होता, लेकिन मतलब क्लास में नहीं है। वसी यू गॉट इट या नहीं? चले मैंने बोल तो दिया अब, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्लास बंद करते हैं, मैं आपको 2-3 मिनट में दोबारा लिंक भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। फातिमा आसिम यू केम राइट एट द एंड, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, पहली क्लास हो गई है, दूसरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बेटे, आई एम सेंडिंग द लिंक्स इनटू योर कॉल रिस्पेक्टिव ग्रुप्स इन अबाउट 2-3 मिनट्स। बस ये आपको समझ आई है, पहले इंडिफरेंस कर्व पे वो शैडो बजट लाइन लगती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है हमेशा। दूसरी बजट लाइन पे हमारा नया इफेक्ट होता है। इस केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, कोई नॉर्मल इंफीरियर या गिवन गुड नहीं थी, लेकिन ऑप्शन सी प्राइस फॉल हो रही है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे हैं। बच्चों, अशलीना, अदीना, दीदी, आपी, बेटे, 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 आप दोनों ने जाना है ड्राइव पे 10 o'clock या? ओ तो छोड़, ठीक है, कल से करेंगे इंशाल्लाह।
कल से कर लेंगे ना, बिकॉज अब मेरी क्लासेस खत्म हो रही है कल से। ओके, बंद कर दो बेटे। कोई स्टिंग दे दिया फ्रीजर वाला। स्टिंग एक पे उसी में फ्रीजर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई डिड नॉट स्टॉप माई रिकॉर्डिंग, पिछली वाली वो चलती रही। एंड आई वाज स्पीकिंग इन माय देसी पंजाबी विद माय किड्स एंड विद mates. So you'll have a very interesting listening if you watch this class. बीच के 5 मिनट में मैंने बहुत पंजाबी बोली, अपनी देसी वाली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, व्यूज तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो तो बहुत मजे की सारी थी। ऊंची आवाज में कह रहा हूँ बच्चों। बेटे मुझे लगता है बड़ा आसान आएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 3-4 दिन से कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। यार देखो, हो सकता है, लेकिन असल में ये जो P3 है ना, इसमें मुश्किल हो नहीं सकती अगर आप लोग अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको आते हैं ना, इंशाल्लाह ताला मसला नहीं। 3 एक क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे काफी। 2 एक क्वेश्चन टेस्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को, जरा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगी। 25 आई एम टेलिंग यू विल बी बाय इंशाल्लाह। मैक्रो के 3 एक क्वेश्चंस आपको काफी मुश्किल लगेंगे। 2 एक माइक्रो को आपको कंफ्यूजन ऑप्शन वाले मिलेंगे। लेकिन 25 आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनकी रिवीजन है, क्लासेस अटेंड की हैं, उनको जरा मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह। हाँ, 23 पे आया था मार्च में, तो मुझे लगता है वो भी बड़ा आसान पेपर था। अच्छे बच्चों को उसमें 28-29 आने चाहिए थे। 26 भी आ जाएं, 25 से ऊपर जाएं तो आप 25 में इंशाल्लाह स्टार का चांस बन जाता है। चले जी, अब बच्चे कुछ आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस बिलावल रजा छोड़े जी। रेसेंट वालों ने तो जी मैंने बताया। यस, देखो बेटे, मैंने P23 देखा है, ये अपना मार्च 23 नए टॉपिक्स पे कोई टफ चीज नहीं आई इतनी। सो अब एक रात में आप रिवीजन ही कर सकते हो, उसको रिवाइज किया हुआ है उनमें। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेड जोन्स पे आ सकता है। इंशाल्लाह हो जाएंगे। आई थिंक इट विल बी इजी पेपर इंशाल्लाह। एक बार जरा नए टॉपिक्स को नजर मार लीजिएगा जस्ट इन केस, क्योंकि अभी मैं वो रिवाइज कराने बैठा तो बाकी नहीं हो उसकेगा। अच्छा जी, सिटी में कोई क्वेश्चंस हैं? ये देखते हैं कैसे पता। एक क्वेश्चन आया हुआ है स्नैन नेम का। डी है आंसर। हाँ, ओपीएफ की बॉस है ना, वो एंड पे करूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी, आई विल नॉट बी। अच्छा 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 अच्छा, मैं आता हूँ बेटे, अभी आता हूँ। लेट्स सी, एक क्वेश्चन ये है।
इस एक क्वेश्चन है सिटी का, मैं ये करवा दूं। विच कॉम्बिनेशन, अच्छा कुछ बच्चे आ रहे थे, मैंने अभी आवाज सुनी थी, है ना। अब तो करवाने पड़ेंगे क्वेश्चंस। आपने ही भेजा है, कौन है अदन? Safi, okay. Which combination of changes is most likely to result in an increase in demand for money? It is simply transaction, precaution और speculation का सोचें। बताएं मुझे क्या आंसर होना चाहिए। इनकम लेवल क्या होना चाहिए कि डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन मोटिव दोनों पड़े? नहीं, ऑप्शन ना बताओ मुझे, सिर्फ कॉलम बाय कॉलम। इनकम लेवल राइज होना चाहिए। अमीर आदमी ट्रांजैक्शन ज्यादा करता है डेली बेस पे, और प्रिकॉशन के लिए, एहतियात के लिए भी ज्यादा पैसे रखता है, क्योंकि वो अमीर आदमी है, उसने अपने हिसाब से खर्च करना है और अपने हिसाब से इमरजेंसी के लिए रखना है। इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए कि भाई लोग इन्वेस्ट करें बॉन्ड्स में, डिमांड फॉर मनी बढ़े? फॉल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल होने का मतलब ये है कि बॉन्ड्स आर एक्सपेंसिव, डिमांड फॉर मनी वो कैश आइडल बैलेंस लेके रखे हुए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता वो इन्वेस्ट कर देते, दे वुड नॉट हैव डिमांडेड मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, दे वुड हैव जस्ट स्पेंट इट ऑन बॉन्ड्स। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ है, बॉन्ड महंगे हैं, लोग लिक्विडिटी ट्रैप में, डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, समझ आ गई बच्चों? एनीवन? ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन तो इनकम राइज होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट फॉल होना चाहिए, यानी बॉन्ड्स महंगे हैं, लोग कैश डिमांड कर रहे हैं, अपने पास रख के बैठे हैं आइडल बैलेंस, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स। जी बेटे। नहीं 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 नहीं, बेटे देखो 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 देखो, इसमें हम प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे, मार्जिनल की बात नहीं कर रहे, हम टोटल की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मलिक रियाज ज्यादा पैसा रखा होगा उसने फ्यूचर सेफ्टी के लिए या मैंने? गॉट इट। तो वो ज्यादा रखेगा। प्राइस लेवल जब महंगाई हो, हम फ्यूचर के लिए, जैसे अब मैं सोच रहा था अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने का, तो नाउ हैव स्टार्टेड कीपिंग मोर मनी असाइड, थिंकिंग कि भाई कल को इतनी महंगाई हो रही है, डॉलर इतना महंगा हो रहा है, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे उसको बेचने के लिए। समझ रहे हो? तो प्राइस लेवल, इनकम दोनों की वजह से डिमांड कर्व फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन इन इलास्टिक फॉर्म में पूरा बाहर शिफ्ट होता है। इंटरेस्ट रेट फॉल हो तो स्पेकुलेशन के लिए हम कैश अपने पास होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। गॉट इट? ओके जी, पीछे एक क्वेश्चन और बता रहा था एक बच्चा, ये वाला है जी। ए आंसर या सफ़ी का कोई क्वेश्चन था, चलिए ये भी कर लेते हैं। एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व रिलेटिंग कंजम्पशन टू नेशनल इनकम कुड बी कॉज्ड बाय, कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन है, ऊपर क्यों शिफ्ट होगा? रिडक्शन इन टैक्सेशन, यस। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑन द कर्व मूवमेंट, इंक्रीज इन सेविंग से ये नीचे चला जाएगा, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। सब बच्चों को समझ आ गई ये भी? जी बेटे। देखो, जब भी नेशनल इनकम में चेंज पे, कंजम्पशन पे चेंज आ रहा है, ऑन द कर्व मूवमेंट है। लेकिन अगर एमपीसी बढ़ रही है तो वो पिवटल अपवर्ड शिफ्ट होगा, ओरिजिन से अपवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ने के साथ हमारी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। और अगर एमपीसी कम हो रही है, यानी अमीर के पास पैसा आ रहा है, तो नीचे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट। अगर अमीर के पास पैसा आए तो एमपीसी कम होती है, गरीब के पास है एमपीसी ज्यादा, वो एडिशनल इनकम का ज्यादा स्पेंड करता है, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें अनफुलफिल्ड होती हैं, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह, दे ऑल कॉज दैट। अब इसमें याद रखना, इसमें रिडक्शन इन टैक्सेशन थी, मैंने ले लिया। अगर ये डायरेक्ट टैक्सेशन होती तो ऑन द कर्व मूवमेंट आती, क्योंकि उससे डिस्पोजेबल नेशनल इनकम बढ़ती है आपकी। सबको समझ आ गई बात एमपीसी वाली की नहीं? और शिफ्ट वाली, शिफ्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, नेशनल इनकम में चेंज, इनकम टैक्स में चेंज, एमपीसी में चेंज, सिर्फ शेप चेंज होगी, एमपीसी से रहेगा पिवटल शिफ्ट। और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, उससे ये पूरा शिफ्ट होगा। वेल्थ चेंज, उससे पूरा शिफ्ट होगा। फ्यूचर कॉन्फिडेंस, उससे पूरा शिफ्ट होगा। गॉट इट नाउ? ओके।
लेट्स मूव ऑन। ये था क्वेश्चन सफी आपका। ये कर लेते हैं, मल्टीप्लायर का क्वेश्चन अच्छा होता है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए। फ्रॉम एनी एडिशनल इनकम 20% इज स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स। पहला विड्रॉल 20%, 0.2 पर डॉलर का इम्पोर्ट्स पे लग रहा है। 25% इज पेड इन टैक्स, 0.25 टैक्सेस में जा रहा है। 5% इज सेव, 0.05 सेव हो रहा है। मिल मिला के हाफ ऑफ द मनी, हाफ ऑफ द डॉलर इज विड्रॉन, लीकेज हो रही है। तीन। सबको ये बात समझ आ गई जो मैंने पहली स्टेटमेंट बोली है? Okay. According to the multiplier effect, if exports increase by 100 million, what will be the final increase in spending by the country's resident on domestically produced goods? It's a very good question. ना सिर्फ हमने मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, बल्कि आधा देखना है, क्योंकि आधा बाहर जा रहा है, लीकेज हो रहा है या बाहर जा रहा है, बाकी आधा स्पेंड हो रहा है डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर। लेट्स जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट, कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आप लोगों के लिए। लेट मी जस्ट क्विकली सी वेयर एम आई। एंड ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ साइड साइड पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बेटे, 20% विड्रॉ हो रहा है इंपोर्ट्स की वजह से, तो इंपोर्ट्स 0.2 प्लस दूसरा विड्रॉल क्या है, 25% टैक्स में जा रहा है 0.25 प्लस 5% सेव हो रहा है। 5% हमारा सेव हो रहा है। मैंने कहाँ स्क्रीनशॉट रखा था, ये जी, हमारा 5% सेव हो रहा है। तो सेविंग पे 0.05, बस 100 से डिवाइड कर दीजिए ना। ये मिल मिला के 0.5 हमारी क्या बन रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ। सबको यहां तक क्लियर है? तीनों विड्रॉल जमा कर दी, ये $1 में से आधा विड्रॉ हो रहा है। एंड द रेस्ट इज स्पेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। बाकी 50% लोकल गुड्स पे लग रहा है। अब कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट के मुताबिक अगर इंजेक्शन आए एक्सपोर्ट्स का 100 मिलियन का, व्हाट विल बी द फाइनल इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स कंट्रीज रेजिडेंट्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो पहले तो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं। 1 ओवर MPW 0.5, 2 टाइम्स मल्टीप्लायर आएगा। अब 100 का जो इंजेक्शन है वो 200 में कन्वर्ट होना चाहिए। आधा जाता है लीकेजेस में और इंपोर्ट्स में, सिर्फ 100 मिलियन लोकल गुड्स पे स्पेंड होता है। समझ आ गई मेरी बात बच्चों? Anyone who's still struggling with this, please जी मेरा बेटा yes। ये देखो, रेस्ट ऑफ इट इज स्पेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। हर डॉलर में से 0.5 विड्रॉ हो रहा है, 0.5 डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स पे लग रहा है। तो जो भी मल्टीप्लायर आएगा उसका आधा आएगा ना लोकल पे, तो 100 मिलियन। आमना नहीं क्लियर हुआ? श्योर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जी हमारे पास नया आ गया क्वेश्चन। किधर गया? यहाँ पे कहीं था। वेयर इज दैट थिंगी? ये नहीं, ये तो मेरी अपने नोट्स हैं, शायद मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया है। नहीं, अच्छा ये जी बेटे, ये हो गया क्वेश्चन। अब उधर देखते हैं। अ, ये भी क्वेश्चन सफी आपका नहीं है? आपका ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ओवर अ गिवन पीरियड, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, दरमियान में कोई होना सिस्टम इसका नहीं। चले, ओवर अ गिवन पीरियड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 20%। कोई बड़ा आसान है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन रोज बाय 10%। नॉमिनल मींस मनी वैल्यू में जो चीजें बनी है आज की प्राइस पे, वो नॉमिनल नेशनल इनकम है। इन्फ्लेशन निकाल दो, रियल इनकम बन जाएगी और रियल नेशनल इनकम बन जाएगी। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? देयर वाज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। 100% आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस लेवल सिर्फ 20% बढ़ा है, प्राइस लेवल सिर्फ 10% बढ़ा है और नेशनल इनकम 20% बढ़ी है, तो कोई 10% से आउटपुट बढ़ने का चांस है। B, there was a reduction in demand for money. No, because incomes बढ़ रही हैं तो उससे demand for money, transaction precaution दोनों के लिए बढ़ती है। There was an increase in income velocity of circulation possible, लेकिन केन्स के मुताबिक, सॉरी अपना मॉनिटर्स के मुताबिक इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कांस्टेंट होती है।
कंट्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज बाय 10%, नहीं, मनी सप्लाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सबको समझ आ गया कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने देखना है कि रियल जीडीपी बढ़ रहा है कि गिर रहा है। अब अगर यही 20% इन्फ्लेशन होती और 10% नेशनल इनकम मनी टर्म्स में नॉमिनल वैल्यू में बढ़ती, तो 10% हमारी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट गिर जाती। सफी समझ आ गया? एनीवन जी, एनी क्वेश्चन हियर? ओके। अब आता है, ये तो मैं करवा के भी आया हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल में बाकी क्वेश्चंस हमारे यस सारे हो गए। एक और क्वेश्चन कौन फिर मैंने एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चले, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ऑन माय वर्ड डॉक्यूमेंट, ताकि कुछ बेसिक आइडिया हो जाए। पूरा करने का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं कहाँ चला गया? Oops, yeah, देखिए बेटे, व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? MP is equal to VT, where M stands for money supply, P stands for price level यानी inflation, V stands for velocity of income circulation, T stands for transactions quantity या GDP। ठीक है, केनेजियंस के मुताबिक हमारा जो V, ठीक है, और T है वो कांस्टेंट रहते हैं। ओहो, उल्टा लिख दिया मैंने, एम वी इज इक्वल टू पी टी, सॉरी, वी और टी कांस्टेंट रहते हैं, जो बहुत बड़ी असम्पशन है। तो ये कहते हैं जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही स्पीड से महंगाई आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये है टोटल नटशेल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं में ये क्वेश्चन शायद सारे बता चुका हूँ मैं बेटे, ग्रुप में मुझे बता दें, रिडंडेंट ना हो जाए। ओपीएफ वाले भी मेरे सर पे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, उन्हें बताइएगा। ओके श्योर। एक और बच्चा आ रहा है इस वक्त, मनाला से। ओके, अब देखिए जी, सफ़ी बेटे कोई बच्चा मुझे सही ऑप्शन बताता जाए अपने ग्रुप से, ताकि मुझे वर्किंग में टाइम ना लगे, जल्दी से बताते जाए। बी है। Here to stimulate economic growth, the government increases the size of its budget deficit, ठीक है, स्पेंडिंग ज़्यादा की और टैक्सेस और कम किए, बजट डेफिसिट बढ़ाया, एंड फंड्स दिस बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, एक मिनट, increases the size of budget deficit and funds this by increasing money supply। अच्छा, what is most likely to reduce the effectiveness of these measures in achieving their aim? बेसिकली बजट डेफिसिट किया है और उसके लिए मनी सप्लाई बढ़ाई है, या प्रिंट किया है, या लोन लिया है, जो भी किया है, मनी सप्लाई बढ़ा के उसको फंड किया अपने डेफिसिट को। तो वो कहते हैं क्यों इफेक्टिवनेस इन एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की नहीं आएगी? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कोई मसला नहीं है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से क्या होगा, अपने मनी सप्लाई वगैरह बढ़ाई थी, बजट डेफिसिट बढ़ाया था, तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा सा वो मसला होगा, लेकिन लोकल एक्सपेंशन भी होगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, यस, दिस इज करेक्ट बेटे। जैसे ही बजट डेफिसिट होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों की इनकम्स बढ़ती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एडिशनल इनकम का ज्यादा इंपोर्ट्स पे लग रहा है, तो लोकल तरक्की उतनी नहीं हो सकेगी, इफेक्टिवनेस पॉलिसी की कम हो जाएगी। सी क्यों गलत है, सही है, गलत है बल्कि, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी से लोग कम सेव कर रहे हैं एडिशनल इनकम का। अब इनकम्स बढ़ेंगी, सेविंग कम, कंजम्पशन ज्यादा, मल्टीप्लायर। इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, उसमें भी कोई मसला नहीं आएगा, हमेशा डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन, इंटरेस्ट इन इलास्टिक ही होती है। यहाँ इंटरेस्ट रेट हमने चेंज नहीं किया था, हमने बजट डेफिसिट किया था, मनी सप्लाई बढ़ाई थी। समझ आ गया मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन? नहीं, वो ये नहीं कह रहा। effectiveness of these measures in achieving their aim, बजट डेफिसिट उसने बढ़ा ली है, वो मनी सप्लाई बढ़ा के अपने आप को फंड भी कर लिया है, कहीं से पैसा भी अरेंज कर लिया, वो ये कह रहा है। नीचे कह रहा है कि इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस क्यों कम होगी अपने एम्स हासिल करने में, ये बात कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन समझ आया? अगर हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंपोर्ट है, लोग इंपोर्ट्स पे एडिशनल इनकम का ज्यादा पैसा लगा देंगे, अपने मुल्क में खर्च नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। एक मिनट जी, महिला समझ आ गया? 100% नहीं हो, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर पढ़ना क्वेश्चन को, कुछ नहीं था इसमें।
जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसने भेजा है? खैर एनीवेज, डायग्राम जे के इज ओरिजिनल बजट लाइन। अब वो चली गई जी जी एच पे। अब प्राइस ऑफ गुड एक्स पहले मुझे बताएं क्या हुई होगी कि हम एक्स अब कम खरीद पा रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हुई होगी? बड़ी है। पिवटल शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वाई हम ज्यादा ले पा रहे हैं तो इनकम भी, उसकी मनी इनकम भी बढ़ गई होगी। सो पॉसिबल ए है उसका। समझ आ गया सबको? क्यों नहीं हो उसका? ये समझ आ गया बेटे आपको? या मजीद? देखो देखो, प्राइस भी चेंज हो, इनकम भी चेंज हो, तो इंटरसेक्शनल शिफ्ट हो जाता है। एक दूसरे को वो कम, वैसे आम तौर पे अगर वो क्वेश्चन देता है सिर्फ पिवटल शिफ्ट का या इंटरसेक्शनल का भी इवन, और वो पूछता है व्हाट इज द कंफर्म्ड रिजल्ट, उसमें हम ये प्राइस और मनी इनकम नहीं लेंगे, उसमें हम रियल इनकम एंड रिलेटिव प्राइस वाली ऑप्शन लेंगे। समझ आ रही है? हमेशा, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट रिलेटिव प्राइस पे और रियल इनकम पे, ये सबको मैंने बहुत दफा करवाया है। किसी को प्रॉब्लम, मेरी पहली वीडियो टॉपिकल देख लीजिएगा। सॉरी एक मिनट, बहुत ही मैंने बड़ा कर दिया इसको। उप्स, कहाँ था? ये तो मैंने सब करवा दिया था। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। सॉरी मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। ओके ओके सॉरी, मुझे लग रहा था आखिरी क्वेश्चन है लेकिन। जी बेटे क्या पूछ रही थी आमना? अभी आप मुझे बताओ, प्राइस ऑफ गुड एक्स कंफर्म मुझे बताओ क्या हुई होगी। लेकिन प्राइस ऑफ गुड एक्स खाली बड़ी होती तो हम वाई को पिवट से शिफ्ट करते ना बजट लाइन को। वाई ज्यादा क्यों खरीद पा रहे हैं? मनी इनकम बढ़ गई होगी। या राइट, परफेक्ट। अब जी लेट्स, या सेम जाएगा। अच्छा ये याद रखना, अगर प्राइस बढ़ रही है मनी इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम मनी इनकम भी डिक्रीज। आंखें बंद करके वो ऑप्शन दे दीजिएगा। जी अब्दुल्ला ने एक अलग क्वेश्चन भेजा हुआ है। मैं तो अभी ये समझा के आया था थोड़ी देर पहले, शायद चलिए दोबारा देख लेते हैं। सॉरी बेटे क्या कह रहे थे? Which diagram shows an economy is experiencing an increase in actual output but decline in potential output? एक्चुअल आउटपुट आपकी एग्रीगेट डिमांड्स के बढ़ने से होती है, और पोटेंशियल एग्रीगेट सप्लाई से। वो कहते हैं एक्चुअल आउटपुट बढ़े, पोटेंशियल गिर रही हो। कहाँ पे? एडी का बाहर शिफ्ट हो रहा है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का अंदर शिफ्ट हो रहा है। नहीं, सी में। समझ आ गया? ये देखिए एडी बाहर शिफ्ट हो रहा है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज इट। एक अकेला बचे का क्वेश्चन था, इसको मैं बाद में आंसर कर दूंगा। अब जी लेट्स गो टू विकास वाला, सबके हो गए थे, अब ओपीएफ के क्वेश्चन। जी जी बेटे। अभी देखता हूँ यार इनको। अब देखो अब आखिरी क्लास थी और मैंने इनको इतनी बार रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे ना करें। कौन से बच्चे लगे? रायान, मुनीब, रायान, आप लोगों से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता ये चीज़। आई नो आपके बच्चों वाले मैसेजेस ना करें प्लीज। इसका मतलब अपना फोकस आप क्लास पे नहीं रख रहे, आप मैसेजिंग पे रख रहे हो, तो डोंट डू दैट। रायान प्लीज बस ना करें। आई आई लव यू गाइस, डोंट डू दैट। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको मैं, आई विल नॉट मेक देम लीव द क्लास, दे बिन वेरी गुड रेगुलर एंड ऑल दैट। जी हम चलते हैं जी एल जी एस ओ पी एफ पे एंड लुक फॉर सम टफ क्वेश्चंस। किधर है जी क्वेश्चंस? बस यही है? ओह अच्छा काफी है। पहला क्वेश्चन जी, uh, वर्दा का है शायद ये। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट्स? एडिशनल इनकम पे टैक्स का रेट बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो रही है। तो हम देखते हैं एन इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। खुद लॉजिकली बताएं, अगर टैक्स का रेट हर एडिशनल इनकम पे बढ़ता जा रहा है तो क्या आप एडिशनल इनकम का ज्यादा सेव कर सकेंगे? मुझे रिजेक्ट करवाते जाए। नो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बिजनेसेस के ऊपर प्रॉफिट टैक्स के एडिशनल रेट बढ़ते जा रहे हैं तो फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी और मल्टीप्लायर आएगा। नो,
स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्क इंसेंटिव, जब टैक्स बढ़े तो क्या आपको काम करने का बहुत दिल करता है कि गवर्नमेंट मेरी एडिशनल इनकम में से बहुत सारे पैसे ले रही है? नहीं, तीनों रिजेक्ट होगी। स्ट्रेंथनिंग इन द ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इकोनॉमिक्स में वही है जो इंसान की बॉडी में है। आज आपको बुखार हुआ है, 2 दिन में अंदर के जर्म्स फाइट किया उन्होंने और आप सही हो गए। इकोनॉमीज आर सेल्फ हीलिंग। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स का रेट बढ़ाएगी, मुझे बताएं गवर्नमेंट के बजट पे क्या असर पड़ेगा? सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा? सरप्लस हुआ। जब गवर्नमेंट हमसे पैसा ज्यादा ले रही है, बजट सरप्लस हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। उस वक्त गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, इनकम्स कम होने से, जॉब्स कम होने से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और कम होगा, और उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो अगेन उनका बजट डेफिसिट हुआ। डेफिसिट बजट से अब उनकी, क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा थी, टैक्स कम ले रहे थे, इकोनॉमी दोबारा ग्रो करेगी, अब दोबारा सरप्लस होगा, तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर चलता रहेगा। समझ आ गया सबको? यही स्टेबलाइजर आपका करंट अकाउंट का और एक्सचेंज रेट का भी होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएटेड करेंसी मींस एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, दोबारा सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सचेंज रेट ऊपर गया, फिर एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, दोबारा डेफिसिट। कुछ गवर्नमेंट ना भी करे तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर चलते रहते हैं। समझ आ गया बच्चों, या थोड़ा सा और? ओके, थोड़ा सा और देखो बेटे। पहले 3 रिजेक्शन जो करवाई थी वो समझ आ गई थी सारी? मुझे बताओ आप, अगर गवर्नमेंट एडिशनल रेट ऑफ टैक्स बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी करती है, तो उनके बजट पे क्या असर पड़ता है? सरप्लस। व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन? टैक्स बढ़ा रहे हैं तो उनका बजट सरप्लस हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ, तो यही तो वो कह रहे हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट? इम्पैक्ट उसका क्या होगा? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स काम करना शुरू हो जाएंगे। बाद में गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करे, वो एक अलग बात है। समझ आ गया? ये क्वेश्चन है। ओके, आपको क्लियर है? ये मजीद बताऊं? Okay, okay. Let's go to next question. Amna, someone tell me the correct option so we don't waste too much time. Which policy measure would be most likely to reduce a developing economy's birth rate and its household saving ratio? Can somebody tell me what's the option? ए भी ठीक लग रही है, सी भी ठीक। ए है इसमें ऑप्शन? नहीं, मार्क्स स्कीम में क्या है? दो options सही लग रही है मुझे। ओपीएफ का कोई बच्चा बताएगा मुझे, या मैं चले एक बार इसको बंद करके? जी जी, एक बार बंद। सी आंसर है। मैं वो खोला खोला हुआ ना, तो भी वो स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही, इसलिए आप लोग मुझे बताएंगे। जी, सी आंसर है। ए और सी ही रह सकते थे, पहले बी और डी को रिजेक्ट करते हैं। बी क्यों गलत है? रिलैक्सेशन ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल से आपका बर्थ रेट कम नहीं होगा, बाहर से बहुत लोग आ जाएंगे, आपके मुल्क में बर्थ रेट्स बढ़ेंगे। और हाउस होल्ड सेविंग रेशियो, ज्यादा लोग आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है, सेविंग रेशियो भी यू नो कम हो सकती है। बर्थ रेट बढ़ेगा, सेविंग रेशियो अलबत्ता कम हो सकती है। तो वन ट्रू वन रॉन्ग। डी, रिमूवल ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्टेड फूड स्टफ। फूड स्टफ से आपने टैरिफ हटाया, लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, हाउस होल्ड सेविंग कम हो जाएगी। बर्थ रेट्स, अगर फूड सस्ती मिल रही है तो शायद बर्थ रेट्स भी बढ़ जाएं, बट वी नॉट श्योर अबाउट दैट। एक गलत हो रही है। ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा, 2 बच गए। इंक्रीज इन स्टूडेंट ट्यूशन फी। अब इससे भी लोगों की सेविंग रेशियो कम हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर स्पेंडिंग। और बर्थ रेट, इस डर से कि भाई बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है तो बर्थ रेट कम हो सकते हैं। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे इससे ज़्यादा बेसिक स्टेट पेंशन काम आएगी। अगर स्टेट पेंशन वो दे रहे हैं, ठीक है, तो एंड ऑफ योर लाइफ सेविंग आपको मिल रही है ठीक ठाक अपनी जॉब के रिजल्ट में, तो उसके रिजल्ट में सेविंग रेशियो जो है वो वो सेव नहीं करेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनको पेंशन नहीं है।
हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन देखो पेंशन मिलनी है इसलिए लोग फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर रहे, पहली बात। बर्थ रेट्स क्यों रिड्यूस होंगे पेंशन की वजह से? टफ क्वेश्चन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। या स्पेकुलेटिव है। स्टूडेंट ट्यूशन फी की बात तो समझ आ गई, अगर वो बड़ा है तो सेविंग रेशियो कम होगी, ठीक है। और शायद वो कह रहे हैं जी कि फ्यूचर के लिए, अभी बच्चे ने कहा था कि वो सेव करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, पॉसिबल है, तो सेविंग रेशियो अनश्योर है। बर्थ रेट्स अलबत्ता कंफर्म कम होंगे। स्टेट पेंशन सेविंग रेशियो कंफर्म कम हो रही है, बर्थ रेट्स उनको स्टेबिलिटी फील हो रही है, तो दे विल हैव मोर किड्स, या ये बात, दैट्स द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। समझ आ गया बच्चों? कमाल के क्वेश्चन चूज किए हैं जिससे बच्चे नहीं भेजे हैं, ये तो एना के क्वेश्चंस हैं। ड्यूरिंग year 1 a government announces a temporary 1 year reduction in the level of indirect taxation balanced by an equivalent temporary 1 year increase in direct taxation. अच्छा, what is most likely to be impact on household saving in year 1 and in year 2? पहले साल उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए, ठीक है, तो आपके पास जो है पैसा ज़्यादा बचा स्पेंडिंग में से। सेविंग इन ईयर 1 डिक्रीज, अच्छा एक मिनट, गवर्नमेंट अनाउंस टेम्परेरी था, हाँ टेम्परेरी था, इसलिए लोग सेविंग उन्होंने नहीं की, अब सेविंग करना छोड़ी नहीं, मेरा मतलब है, एक मिनट, टेम्परी, हाँ उन्होंने सेविंग करना छोड़ी नहीं, यार मैं किधर लूप में फंस रहा हूँ अगेन। गवर्नमेंट ने टेम्परी 1 year रिडक्शन की है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुए, उनको खर्च कम करना पड़ रहा है, सूलन सेविंग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पता है बाद में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा देने हैं, तो वो सेविंग कम नहीं करेंगे, ईच केस डिक्रीज की जगह इंक्रीज बन रहा है। यू गाइस आल्सो थिंक, जी मैं थोड़ा सा इसमें लूप में फंस गया, इकोनॉमिक लूप में, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स में। ईयर 1 में गवर्नमेंट ने थोड़ी देर के लिए पूरे साल इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम किए, उसको बैलेंस कैसे किया? 1 year इंक्रीज इन बैलेंस बाय एन इक्विवेलेंट टेम्पररी 1 year, अच्छा इसी साल हुआ है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, पहले साल उसने इनडायरेक्ट कम किए, इनडायरेक्ट कम किए, चीजों की प्राइसेस, ओ यस यस यस, आ गया सर, थैंक यू मुनीब। इनडायरेक्ट कम किए, चीजों की प्राइसेस कम हुई, लोगों ने स्पेंड ज्यादा किया, सेव कम किया, डिक्रीज। अगले साल डायरेक्ट टैक्सेस लगे, इनकम्स कम हुई, जब भी इनकम्स कम होती हैं हम फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं, वी स्टार्ट सेविंग, सो बी ऑप्शन। वेल डन मुनीब, थैंक यू फॉर इनडायरेक्ट का वर्ड बोलने। जी किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आजकल पाकिस्तान में क्या हालात हैं? हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, जबकि प्राइस लेवल बढ़ने का खतरा हो, इनकम्स गिरने का खतरा हो, हम सेव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, पहले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडायरेक्ट टैक्सेस कम, प्राइसेस गिरी, लोगों ने खर्चा किया, सेव कम किया। अगले साल गवर्नमेंट ने एकदम से अनाउंस किया मैं टैक्स बढ़ा रही हूँ, डायरेक्ट टैक्सेस, लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया, ये पॉइंट है। दोनों नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं हुई, ईयर 1 एंड ईयर 2। ईयर 1 गवर्नमेंट ने टेम्पररी 1 year रिडक्शन दी है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, बैलेंस बाय इक्विवेलेंट टेम्पररी 1 year इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। बेटे अगले साल हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेशन, अच्छा नहीं शायद पहले साल में ही है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा दोनों, चलो दोनों पहले साल में। पहले साल इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुए, लोगों ने स्पेंडिंग ज़्यादा की, और सेविंग कम की, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन को उन्होंने क्या किया था, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन, उससे भी सेविंग कम, हाँ चले इनकम कम सेविंग कम होगी, हम फ्यूचर के नहीं सोचते। सेकेंड ईयर क्या हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वापस चले गए होंगे ऊपर, और डायरेक्ट टैक्सेस वापस नीचे आ गए होंगे। सही, वापस आ, उल्टा हो गया, बिल्कुल सही है, अब यामीन ने बिल्कुल सही बात की है। आई वाज कॉट इन अ लूप कि ये 2 सालों में हो रहा है, एक ही साल में हुआ है, और इफेक्ट 2 साल की पूछ रहा है वो। जी नाउ आई एम टोटली क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन, किसी को पूछना हो तो बता दें।
समरी ये है बेटे, पहले साल ना गवर्नमेंट ने दो बातें की। उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए, डायरेक्ट टैक्सेस उसको बैलेंस करने के लिए बढ़ा दिए। बोथ केसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने से स्पेंडिंग ज्यादा, डायरेक्ट टैक्सेस कम ज्यादा होने से इनकम कम, सेविंग कम हुई। गॉट इट? ईयर वन कंप्लीट। ईयर टू में इनडायरेक्ट टैक्सेस वापस ऊपर चले गए, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो वापस नीचे आ गए, तो अगेन सेविंग बढ़ना शुरू होगी। गॉट द पॉइंट? चीजें महंगी होगी, खर्च कम, या ये चक्कर है। चलिए लेट्स मूव ऑन। ये ओपीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक, मैंने कोई मिस तो नहीं किया? नहीं, हाँ मिस हुआ, मिस हुआ, ओ माय गॉड। दोबारा आते हैं जी। पहले वाला मैंने करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी हो गया। 25 इन द क्वांटिटी, अच्छा अच्छा जी, उसका क्वेश्चन आ गया। इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इक्वेशन, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ इनकम सर्कुलेशन, कितनी बार पैसा हाथ चेंज करता है, पी प्राइस लेवल यानी महंगाई, टी ट्रांजैक्शन या जीडीपी या क्वांटिटी। वी इज डिफाइंड एज द इनकम वेलोसिटी, नाम दे दिया इससे खुद ही। which change would tend to reduce the value of V? A move to monthly rather than weekly salary payments by firms. इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले बाकी रिजेक्ट करते हैं। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से तो आपकी जो है मनी सप्लाई, जब एक मिनट, डिफाइंड व्हिच विल चेंज वुड रिड्यूस वैल्यू ऑफ वी। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है जब मनी सप्लाई कम होती है? मनी सप्लाई कम हो तो आपका प्राइस लेवल कम होता है, वी एंड टी कांस्टेंट रहते हैं, तो रिजेक्ट हो गया। अभी मैं वापस आता हूँ आपके पास। इंक्रीज द यूज ऑफ कैश मशीन्स टू रिड्यूस मनी बैलेंसेस हेल्ड, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, डिमांड फॉर मनी का क्वेश्चन है ये। इंक्रीज इन द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स बाय इंडिविजुअल्स, ये भी डिमांड फॉर मनी का क्वेश्चन है। ए और बी दोनों हैं जो इससे रिलेट हो रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। बी को पहले चेक करते हैं। आपका वो पूछ रहा है, उसने लिखा क्या है, एमवी इज डिफाइंड एज इनकम लॉसेस, ठीक है। व्हिच चेंज वुड टेंड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ, लोग कम हाथ मनी चेंज करें, ठीक है, इन सम वे स्पेंडिंग कम हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी हो सकता है। अ मूव टू मंथली रादर देन वीकली सैलरी पेमेंट्स, यस। जब आपको वीकली सैलरी पेमेंट्स मिल रही हो, आप बार बार आपको पैसा मिल रहा है, फर्म आपको बार बार दे रही है वर्कर्स को, आप आगे स्पेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। मंथली आपने पूरे महीने के लिए निकलवा के रखा इन जनरल, अब तो क्रेडिट कार्ड वाला दौर है, फर्क हो गई चीज़ें, आपने निकाल के रखा तो कम हाथ चेंज हुए। आई यू फॉलोइंग? फर्म अगर 4 दफा दे रही है तनख्वाहें वीक में, तो वेलोसिटी ज्यादा है। एक दफा महीने में दे रही है तो ट्रांजैक्शन, इसकी जो वेलोसिटी है, हाथ चेंज करने कम हो रहे हैं। सो ए हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया बच्चों? ये एमवीपीटी हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। बेसिक बातें याद रखिएगा बस, कि कितनी बार पैसा हाथ चेंज कर रहा है। एक $100 का नोट कितनी बार हाथ चेंज कर रहा है? अगर वीकली सैलरी तो ज्यादा बार चेंज कर रहा है, मंथली सैलरी है कम चेंज कर रहा है। गॉट इट? ए बेटे ए। बाकी सब में अगर आप देखो, कैश मशीन्स यूज कर रहे हैं, मनी बैलेंसेस कम रख रहे हैं, तो हाथ पैसा कम चेंज कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अगेन हाथ पैसा कम चेंज कर रहे हैं। अब इस वक्त ये बच्चे आ रहे हैं, चले लेट्स सी जी। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ट्रांजैक्शंस और मनी सर्कुलेशन कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी है। वीकली पेमेंट की बजाय मंथली पेमेंट मिल रही है, इसमें आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, हाथ पैसा कम चेंज कर रहे हैं। गॉट इट नाउ? हल टोटल समझ नहीं आया, लेकिन चले जितना भी आगे, आखिरी रात है, ज़्यादा तंग नहीं करता आपको। 6G, 25G। सेंट्रल बैंक इन ओपन इकोनॉमी कट्स द इंटरेस्ट रेट टू अवॉइड इन्फ्लेशन, एक्सपेंशनरी पॉलिसी करना चाह रहा था। हम्म। जी बेटे, आपकी आवाज कट रही है बहुत। अब बंद कर दे अपना माइक प्लीज। ये कौन सा बच्चा है जिसकी वजह से लूप में फंस गई हमारी मीटिंग? इसको मैं, एसन सॉरी, आई एम म्यूटिंग यू। अब
आपको सुकून आया, ठीक है। तो मतलब वही आवाज़ रिपीट हुए जा रही थी। चले बैक टू द क्वेश्चन जी। राइट, सेंट्रल बैंक ने ओपन इकोनॉमी कट्स द इंटरेस्ट रेट टू अवॉइड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आ रही थी, इंटरेस्ट रेट कट किया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की। अंडर विच कंडीशन इज दिस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव? कंजम्पशन स्पेंडिंग तो बहुत आसान है, इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है, लोग जितनी प्राइस कम हुई थी सूद की उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में लोन्स लिए, स्पेंडिंग हुई, डिफ्लेशन खत्म हुई, इन्फ्लेशन तरफ आ पाए। एसेट प्राइसेस जितना जल्दी इसके रिस्पॉन्स में राइज होंगी उतनी जल्दी डिफ्लेशन कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए। सबको समझ आ गई बात? तो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बोरो करके घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। अगर उसके रिजल्ट में डिमांड जल्दी बढ़ी और एसेट प्राइस राइज हुए तो डिफ्लेशन कम होगी ना। या जी, लेट्स मूव। ओ ओ ओ, ये क्या हुआ? ये हो गया था, ये हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। अच्छा जी। In which combination of government policies will be most likely to affect intergenerational equality? आने वाली generations की equity जो है उस पे which policy will be most likely to affect, उस पे effect डालेगी, ठीक है। कि इक्विटी, उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, अपॉर्चुनिटीज की, उस पे किसका असर आएगा? अ फॉल इन ओवरसीज एड एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन डोमेस्टिक मिलिट्री स्पेंडिंग, ये तो दोनों आपस में एक किस्म का बैलेंस कर रहे हैं। ओवरसीज एड कम आई लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज़्यादा की, वो बैलेंस हो गया। अ फॉल इन टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड अ राइज इन सेल्स टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, अमीरों से आपने टैक्स कम लिया, लग्जरी गुड्स पे सेल्स टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स का रिग्रेसिव इफेक्ट है, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इफेक्ट है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। राइज इन एजुकेशनल मेंटेनेंस अलाउंस एंड अ फॉल इन स्टेट पेंशन। एजुकेशनल मेंटेनेंस अलाउंसेस दिए स्टूडेंट्स को या फर्म्स को, स्कूल्स वगैरह को, और स्टेट पेंशन्स कम कर दी। अच्छा, इससे इंटरजनरेशनल इक्विटी के क्या फर्क आ रहा है? यंगर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और बूढ़ों को कम मिल रहा है, उससे इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे। वापस आते हैं डी। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड राइज इन नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़े, गरीब बेहतर हुआ, राइज इन नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, सबको फायदा हुआ, इससे इक्विटी में फर्क नहीं आ रहा। सी इज द ओनली वन जी। राइज इन एजुकेशनल मेंटेनेंस, स्कूलों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए, सब्सिडीज दी, स्टेट पेंशन्स कम कर दी, इससे इक्विटी डिस्टर्ब हो गई। दोज बियॉन्ड द एज ऑफ पेंशन will now be poorer and those younger will be receiving help from the government. इंटरजेनरेशनल इक्विटी कम हो गई। समझ आ गया? बाकी सब में बैलेंस आउट हो रहा था, है ना। आपने ये पूछा था क्वेश्चन जो है, आई थिंक शी इज नॉट देयर, बट एनीवन एल्स? ओके, अब टाइम भी कम है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो रहा है C1 से C2, इसका मतलब है कंजम्पशन बढ़ रही है, और नेशनल इनकम के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा कोई और फैक्टर होगा। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से ये नीचे शिफ्ट होता, कम कंजम्पशन होती। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन से ऑन द कर्व कम हम कंजम्पशन करते। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड बाय हाउस होल्ड, अगर सेविंग ज़्यादा करते तो कंजम्पशन कम होती, नीचे शिफ्ट होता। एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, वो डर रहे हैं कि सेल्स टैक्स लगने वाला है, अभी से कंजम्पशन उन्होंने बढ़ा दी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया? ओके, एनीवन? सॉरी सॉरी, क्या कह रहे हो? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को चेंज करेगा, कंजम्पशन पे ऑन उसका मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो नेशनल इनकम में शामिल हो जाती है, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है उससे। गॉट इट मीरा? या आई थिंक दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म हो गए इनके, मैं तो ख्याल था इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। हाँ। नो नो नो, नेशनल इनकम चेंज हो, देखो नीचे नेशनल इनकम लिखी हुई ऑन द कर्व मूव, और अगर एमपीसी बढ़े नेशनल इनकम के साथ साथ तो ये यूं ऊपर चला जाएगा, एमपीसी कम हो तो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अगर अभी इनडायरेक्ट टैक्स लगते
तब नीचे शिफ्ट होता, लेकिन फ्यूचर में लगने लोग अभी से खरीदना शुरू हो गए। कभी देखा है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का अनाउंस होता है, रात के 12 बजे तक पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी होती है कि आज ही पेट्रोल डलवा लो। ये वो केस है। या इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजम्पशन कम, डायरेक्ट टैक्सेशन से ऑन द कर्व कंजम्पशन कम, क्योंकि वो डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट कर रही है। और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड बढ़ने से भी कंजम्पशन फंक्शन नीचे। जी, एनी अदर क्वेश्चन इन एनी अदर ग्रुप्स? आई थिंक वी डन विद, नो 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 नो, इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक शी सेंट इट इन द ग्रुप। मैंने आंसर किया हुआ ये, आई गॉट दिस वन टू, ओके। इनको आ गया था, लेट्स सी ये क्या है जी। चेक द प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो मेरे को अपना डीलिंग्स है। सर व्हाई इज इट बी, फरदीन खान का क्वेश्चन है। फरदीन खान कहाँ गायब है? व्हाट इज नेसेसरी टू इंक्लूड इन द टू कैलकुलेट the number employed? Everyone of working age? No. Those of pensions age who still want to work? Yes. Part-time employees seeking full-time employment? Yes. I think इसका B बनेगा। एक मिनट दोबारा देखते हैं। Everyone of working age not who is in not in employment, नहीं, वो willingness उनकी शायद ना हो। पेंशन एज के हैं लेकिन अभी तक काम करना चाह रहे हैं, लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। यस, बी बन गया। अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयड में, हाँ पेंशन एज का हिस्सा है, एज बढ़ गई है लेकिन अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे अब, इवन इफ दे आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट लेट मी सी इसका क्या है। मैं जल्दी से अगर ऑप्शन देख लूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। बी है, हाँ बी मैंने सही लिखी पहले। लेट्स सी अगेन। एवरीवन ऑफ वर्किंग एज हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं मानते। हो सकता है वो हाउस वाइफ हो, अनविलिंग टू वर्क हो, डिसेबल्ड हो। दोज ऑफ पेंशन एज हु स्टिल वांट टू वर्क, हाँ ये काम करना चाहते हैं, पेंशन एज पे हैं, ये अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। यस। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज फुल टाइम ढूंढ रहे हैं, दे आर सीकिंग एक्टिवली वांट टू वर्क, ये भी अनएम्प्लॉयड है। विलिंग एंड एबल्ड होना चाहिए टू बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अच्छा जी, उसके अलावा देखते हैं कोई क्वेश्चन। व्हाट इज यूनिफॉर्म टैक्स, ये किस बच्चे ने भेजा हुआ है? अच्छा ये आपको दिखा दूं, मैं बार बार बता रहा था वो टोटल रेवेन्यू का रिलेशनशिप देखें। नॉर्मल डिमांड कर्व, अपर हाफ इलास्टिक, सेंटर यूनिटरी, लोअर हाफ इन इलास्टिक। सेंटर में यूनिटरी इलास्टिसिटी हो रही है, वहां पे एमआर भी जीरो हो जाता है, टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ता है इलास्टिक पार्ट में, प्राइस कम करने से, क्वांटिटी ज्यादा बेचने से। सेंटर में मैक्सिमाइज्ड, और फिर गिरना शुरू होता है क्योंकि हमारा इन इलास्टिक पार्ट है, प्राइस कम करके क्वांटिटी ज्यादा बेचोगे तो रेवेन्यू गिरेगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट आई वाज डिस्कसिंग विद यू। आई थिंक आई हैव डन ऑल। ये रामीन के कुछ क्वेश्चंस हैं। According to Keynesian theory, how will an increase in autonomous spending affect the value of equilibrium income? Autonomous injections होते हैं आपके investment, government spending, exports वगैरह। Income will increase by an amount equal to the value of autonomous spending? नहीं, केन्स कहता है कोई भी इंजेक्शन हो वो मल्टीप्लाइड होके इकोनॉमी में नेशनल इनकम को बढ़ाता है। Income will increase by amount greater than the value of autonomous spending. This should be correct. Income will increase by an amount smaller than the value of spending. गलत। Income will not increase as a result of autonomous spending. जब भी कोई autonomous यानी नेशनल इनकम चेंज के अलावा कोई इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स होता है, वो कई गुना मल्टीप्लाइड इफेक्ट देता है। So B as in ball is the correct option. Right जी। उसके बाद I think we've covered all questions। एक कोई लग रहा है, हाउ इज आंसर सी, हाउ इज आंसर डी, इसको देख लेते हैं क्या बच्चा कह रही है। ओके, हाउ टू सी इट, चलिए नजर तो आ रहा है। व्हाट वुड कॉज estimates of money value of measure of economic welfare for a country to be greater than GNP? म्यू क्या करता है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? जहां जीएनपी अंडरस्टेट कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को, यानी हिडन इकोनॉमी, लेजर एक्टिविटी, उसकी वैल्यू बना के ऐड कर देता है। जहां ओवरस्टेट कर रहा है, मसलन क्या उसको बोलते हैं, पोल्यूशन, कंजेशन वगैरह, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, उनको माइनस कर देता है। अब वो कहता है व्हाट वुड कॉज एस्टिमेट्स ऑफ म्यू फॉर अ कंट्री टू बी ग्रेटर देन जीएनपी? तो या लेजर टाइम होगा या हिडन इकोनॉमी होगी। सो ऑप्शन डी, वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज एंड लेजर इंक्लूड होगा, तो जीएनपी से, जीडीपी से म्यू ज्यादा हो जाएगा। सबको समझ आ गया? ए ऑप्शन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कम करता है, म्यू अपनी वैल्यू कम करता है। प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जीएनपी में ऑलरेडी शामिल है।
रिग्रेटेबल नेसेसिटीज लाइक टैंक्स वगैरह जो हर सूरत में हमें लेने पड़ते हैं, ऑल्दो मुल्क के लिए चाहिए, हमारे कोई उसमें अपना फ़ायदा नहीं है, ये भी हमारे जीएनपी में पहले शामिल होती हैं। जी, क्लियर हो गया बच्चों इस पे, या कुछ पूछना है? आखिरी क्वेश्चन करके हम क्लास खत्म करते हैं, ये तो वो कोटा वाला है सब, आते ही एक बार करवा दूँ सबको, आपने कल ही किया था। चले भी सबको आता है तो इसको हम और मारते हैं। जी, तो दैट्स इट जी। आई क्वेश्चन में सेंड किए। ओह, सिटी रावी में भी कुछ क्वेश्चंस आ गए, चले देख लेते हैं जी क्या कह रहे हैं आप। इतना छोटा सा आपने क्यों भेजा है इसको, कि दुनिया देख ना सके, आप चाहते क्या थे? चलिए मैं पढ़ता हूँ जी। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, उसने इक्वेशन दे दी, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.7 ऑफ y, नेशनल इनकम का 0.7 ऑफ y, एंड I इज 50 लिखा हुआ है। यस, 50, 50 when where consumption is C, Y is income, and I is investment. What is the equilibrium level of national income? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। C 40 है, ठीक है, और हमारा 0.7 ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये सारे हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो सही ऑप्शन मुझे लग रही है उस पर जा रहा हूँ। C 300, 40 प्लस 0.7 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 210, 250 हो गया। 50 आपकी इन्वेस्टमेंट है, 300 सी के बराबर आ गई। सबको समझ आ गया? चारों में से एक ऑप्शन आपकी ठीक है, जहां इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो कैसे होगी? कंजम्पशन इज 40, दो ही है ना अपना, क्लोज्ड इकोनॉमी है, नो गवर्नमेंट, दो ही है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन 40 प्लस नेशनल इनकम का 0.7 है, तो मैंने सही ऑप्शन जो मुझे लग रही थी मैंने पिक की, सी। 300.7 में करोगे 210 प्लस 40 50, 50 इन्वेस्टमेंट मिलाया तो 300 हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इस सबको समझ आ गया बच्चों, ये थोड़ा सा और करूं? नीचे चार वाइज दी है ना बेटे आपको, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैंने स्ट्रेट अवे अपनी तरफ से जो ठीक ऑप्शन लग रही थी ले ली, आप सारी कर लेना। मैं समझा नहीं आपकी बात। आपके पास विड्रॉल है इसके पास दी हुई, नहीं दी हुई? नहीं नहीं, नहीं। कैसे पता करोगे? 0.7 ऑफ वाई है, लेकिन 40 कंजम्पशन और भी ऐड, इसको बेटे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये सारी वैल्यूज बार बार डालनी पड़ेंगी, जहां वो नेशनल इनकम के बराबर हो गया एक लेकिन आ गया। मे बी देयर इज अ वे, आई डोंट नो दैट, ठीक है। दैट्स इट जी। अब बताएं जी, एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा था एक और ग्रुप में, उसको भी एहतियातन कर ही लेते हैं, क्या पता कल आ जाए। बी और खदीजा का क्वेश्चन है, जरा टफ होएगा, लेट्स सी। काफी सारे क्वेश्चन है, वाओ। ओके ओके, ठीक है, वो मल्टीप्लायर वाला था। ये सफ़ी का भी मैं ख्याल से सॉल्व कर ही दिया, लेकिन लेट्स सी। टेबल गिव्स लेबर मार्केट्स, अच्छा ये वाला भी आप कह रही थी, ठीक है, तो फिर तो ये हो गया। ठीक है, लेबर फोर्स क्या होती है? अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड, तो हमारे पास 15 एम्प्लॉयड थे, 0.5 अनएम्प्लॉयड थे, ऑप्शन बी बन जाएगी। जी बच्चे, एनीथिंग एल्स? आई थिंक ये सब आप लोगों ने सॉल्व करके अपनी क्लास में बता ही दिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वगैरह। एक ये हसन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी? डायग्राम शोज अ मार्केट इन विच देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉजिटिव एक्सटर्नल कंजम्पशन। आसान है। व्हाट इज द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट द फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट? फ्री मार्केट कहाँ इक्विलिब्रियम लेती है? जहाँ एमपीसी एमपीबी के बराबर Q1 पे लेंगे। एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एमपीसी एंड एमएससी, जी टू ई, ऑप्शन ए। बाकी तो कोई इसमें खास क्वेश्चन मुझे टफ लग नहीं रहा, तो लेट्स कॉल इट अ नाइट, बहुत कर लिया है। जी बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। सॉरी जी रायन, ओके, थैंक यू सो मच बेटे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये बड़ी मजे की वीडियो होगी, इसमें आखिरी 5 मिनट जो मैं बोला हूँ ना